जाएगी। बहुत बड़ी परंपरा का है, सभी का आह्वान है कि वहाँ जाकर के उसमें शामिल हो जाए। बड़ी अच्छा कार्य है और आगे इतिहास में भी नाम दर्ज हो जाएगा। क्योंकि आज जो एमएसए साहब आए थे, यहाँ आना दोनों देश के प्रधानमंत्री, दोनों देश को राष्ट्रपति को सूचना है इसकी, तभी यहाँ आए हैं। इसलिए बड़ा कार्य है। हालांकि संख्या कम हो, ज्यादा हो महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, विचार महत्वपूर्ण होता है कि हमारा विचार क्या है। ये जो बैनर है, यहाँ सब लोग खड़े हैं, इनका विचार है उस विचार को जीवित रखना। तो अभी हेमंत जी को मैं देता हूँ माइक, ये कुछ बात कहेंगे खिचड़ी यात्रा के ऊपर। गोरखा पहाड़ कहाँ है, कैसे वहाँ हुआ था, कैसे यात्रा बंद हुई, कैसे चालू हुई, रिश्ता हमारा क्या है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। और इस स्वदेशी सनातन संघ, जैसे सनातन संघ जो है राष्ट्रीय स्वयं संघ है, एक तरह संघ का जो एक शाखा है। और मैं भी संघ से इसलिए जुड़ा हूँ क्योंकि रशु भैया और से लेकर के सुदर्शन जी या मैं भानु प्रताप शुक्ला के साथ रहा, तो दत्तो पटेल पुराने जितने भी रहे, अशोक सिंह जी के साथ, हम उनके साथ आनंद में रहने का मौका मिला हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हम सब एक साथ बैठ में, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि जब तक हम पौधा नहीं रोपेंगे हम पेड़ बन के सूख जाएंगे, फिर पौधा नहीं होगा तो हरियाली कैसे होगी। ये बहुत अच्छी बात है इस मंच का, स्वदेश संघ का। और स्वदेश संघ से जैसे कहा कि भाई हमारे जो है महासचिव जी है हिसाब से कार्य कर रहे हैं उत्साह के साथ। तो नेपाल और भारत का जो अभी बीच में पिछले 20 साल से जो खिचड़ी का कार्य रुका हुआ था, उसके लिए भी अध्यक्ष जी ने जो है इस कार्य को शुरुआत करने की पहल करी। और अब जाकर जो है ये शुरुआत हो रहा है। गोरखा जिला से जो मेयर साहब है वो आ रहे हैं, पूरा टीम आ रही है, लगभग 100 लोगों का टीम शायद आ रही है। तो ये परंपरा रहनी चाहिए, इंसान रहे या ना रहे। जैसे कहा कि जो बहुत ही हजारों सालों का हमारा रिश्ता है, बीच में नहीं टूटना चाहिए। इसका मनोभाव होता है, कोई नया नया लाते हैं, नया सरकार आती है, उसके अपनी अपनी एक बीच में कुछ अड़ंगा डाल देते हैं, अपने विचार रख देते हैं, जो पूरा परंपरा चलता है उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो उसको हमें तोड़ने नहीं देना है, हमें एकजुट होना है। भारत और नेपाल जैसे कहा कि भाई एक सीमा अलग है, लेकिन जो है एक भावनात्मक रिश्ता, पब्लिक टू पब्लिक जो रिश्ता है वो एक है। और सबसे बड़ी बात, सरकार का कुछ लोग अपने सीट के लिए कुछ बोल देते हैं तो भारत और नेपाल का बीच में कुछ अटपट आ जाता है। लेकिन जो एक लोगों का पीपल टू पीपल जो लोगों का सोच है वो एक है, और सबसे बड़ी सनातनी है, हिंदू धर्म है। और पशुपति के नाथ के दर्शन के बिना हम केदारनाथ दर्शन नहीं कर सकते। यदि केदारनाथ करते तो पशुपति करना अनिवार्य है। इसलिए जो है हमारा नेपाल और भारत से तो अटूट रिश्ता है। चाहे विश्व का 195 देश में कोई भी देश ऐसा रहे, आप गाड़ कर सोचे कि उसको तोड़े मरोड़े, उसको कुछ कमजोर करने की कोशिश करें, ये शायद संभव नहीं है और होगा भी नहीं। ये कहते हैं हम पार्टी को आज हमारे बीच में कड़कर धरनी से स्वागत करेंगे अपने एमएलए साहब है, ये नेपाल के अभी एमएलए साहब है भारत में, और सभी लोग हम लोग अकेली बुला के स्वागत करेंगे। मंच पे आपका और आज क्या है कि इलेक्शन कमीशन की वजह से ये कार्यक्रम है, जितना व्रत रोकता ना तो बाहर होर्डिंग लगाने दिए ना पोस्ट लगे, क्योंकि इलेक्शन की घोषणा हो गई दिल्ली में, इसलिए बस यही, क्योंकि इसको कैंसिल कर रहे थे, कभी किसी खर्चा में जोड़ दें, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन का आदेश को थोड़ा सा करके रिक्वेस्ट करके कार्यक्रम आज यहाँ किया, क्योंकि पहले से तय था। वरना तो ये बाहर पूरा होर्डिंग पोस्टर लगने थे। आपको भी लगेगा इलेक्शन का आचार संहिता। एक बार माइक को बोल दो, जिन्हें प्रमाण पत्र मिल गया एक मिनट वैसा एक बार एक अंडर है अपना स्वदेशी सनातन संघ, प्राइवेट एनजीओ है ये, उसका ये अध्यक्ष है स्वदेशी सनातन संघ के पूरे भारत के, और नेपाल के भी, नेपाल में भी है। और देवेंद्र जी का भी ये महामंत्री हैं, अभी नेपाल गए थे वहाँ पे।
कब गए थे? अच्छा, जितनी ये कश्मीर की सीधी लेडीज है ना अपनी कश्मीर की ब्रांच। अच्छा अच्छा, एक मिनट। महिलाओं की तरफ से सुनीता जी देवेंद्र जी, हम सब हट जाते हैं। आओ मातृ शक्ति है। आ जाओ सर, ये सब कश्मीर की लेडी है। राष्ट्रपति आप बैठिए, अब आ जाओ। अच्छा, इसमें तो आ जाओ। नेपाल में तो एक कश्मीर का बहुत बड़ा मार्केट भी है। हमें ये जालिया जी है कश्मीर की। आपका भी है सर, आपने भी आना सर। अच्छा ठीक है, अभी अभी पूरी टीम के लिए सर। थोड़ा पीछे। सुनीता जी पहले तो मैं सर जी को जानना है ये हमारा सौभाग्य है जी साहब के साथ और बहुत हर प्रोग्राम में इनको पगड़िया करते हैं। आज मैं सबको पक्के घर करेंगे। नेपाल में पट्टी डाले जाते हैं। हाँ सबके लिए है। हो गया। दिनेश पांडे जी को हो गया, हो गया। आपको भी यहाँ कम ये लगभग 15% के लोग हैं। अध्यक्ष में हो जाएंगे इससे। अध्यक्ष महामंत्री राष्ट्रीय कार्यकारिणी। मैं बैठ गई। इस साइड देखो सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया। सब बताओ, दो बात बराबर ही है। दोनों भी बताओ। डॉक्टर साहब थोड़ा आगे आ जाइए। आप रहेंगे ना निपुण जी? और मैं वाली को आप एक भी रहो ना निपुण जी। एक ये हमारी इंदौर रंजी सुनीता दीदी और पूरी महिला टीम की तरफ से हम इनका स्वागत करते हैं जी। हमारी बहन बेटी है जी इतनी, ठीक है जी। आप ऐसी फिर आएंगे जी। एक टीम। अच्छा भाई साहब हो गया चित्र सबका। जी हो गया। अच्छा, कश्मीर फोटो के- कर लो भैया, सारा बढ़िया। अभी कश्मीर के जो पुरुष हैं, अभी ये सब नीचे जाएंगे फिर ठीक है, ये टीम हो गया। हो गया। चलो, अब ये दूसरा ग्रुप आ जाएगा। मैं तो फोटो भाई जिनका हो गया आपका हो गया उधर? आप चले जाओ। मैं कल यादव जी आ जाओ। चलिए, सब हो गए। आ जाओ यादव जी। अभी ये ले लो। अच्छा, मैं दुआएं हो गया सब। आप जिसका रहेगा आ रहा हूँ गुरु जी अभी। भाई साहब आप जो हाँ, अब आ जाइए। आराम से जल्दीबाजी मत करो। मुजफ्फर भाई आराम से भाई साहब आप आओ। आपका हो गया, इंसान ले लिया? हाँ हो इनका गया ले जी, लिया। आप आओ जरा आप। फटाफट रोशनी।
हो गया जी? अभी एक मिनट थैंक यू आइए चलिए आप जिनके भी फोटो हो गए हैं वो अपना कुर्सियों पर बैठ जाए अपनी व्यवस्था। मेरा संघर्ष के सभी पदाधिकारियों से आग्रह है जिनका फोटो हो गया है वे अपना उचित स्थान ले लें। जाओ 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 चलिए ठीक है माननीय विशाल जी आप बैठो, सब लोग बैठो। ये हम सभी लोगों का परम सौभाग्य है कि माननीय राजदूत जी जो नेपाल के यहाँ भारत में है, एम्बेसडर साहब हमारे बीच में हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की कुछ मर्यादाएं हैं और उनकी तरफ से कुछ गाइडलाइंस भी हैं, इसलिए हमारे होर्डिंग और पोस्टर आज बाहर लगे भी नहीं, वरना इतने सारे संख्या अध्यक्ष जी के, वामन जी के हमारे रोड के ऊपर भी लगने थे। कुछ प्रिंट भी है जो हमने यहाँ रखे हुए हैं। और क्या है कि स्पीच देते, आशीर्वाद देते, लेकिन आप समझ सकते हैं एक पद की मर्यादा होती है, इसलिए कुछ बोलना तो है नहीं। और यहाँ हमारे बीच में है, इनका यही आशीर्वाद बना रहे। और मैं मात्र इतना कहना चाहूँगा, रामचंद्र जी के बारात अभी हम लोग लेकर के गए थे वहाँ, और बड़ा अच्छा स्वागत जनकपुर के मुख्यमंत्री जी ने किया है। चंपत राय जी, राजेंद्र जी चंपत, हम लोग वहाँ गए थे। और अभी आज 11 तारीख हो गई, परसों खिचड़ी की यात्रा, जो गोरखा जिला से खिचड़ी की यात्रा फिर आ रही है। हाँ नहीं गोरखनाथ के अंदर गोरखपुर में गोरखा जिला से होम सिंह बसनेत और ज्ञानेंद्र श्रेष्ठ और हरेंद्र रे काठमांडू से लगभग 80 से 100 लोग वहाँ से खिचड़ी लेकर के आ रहे हैं। तो आदित्यनाथ जी से बातचीत हो गई और 14 तारीख की सुबह 3 बजे रात को वो खिचड़ी गोरखनाथ को, भगवान को प्रसाद नेपाल का लगेगा। ये एक परंपरा थी, नेपाल से खिचड़ी आती थी और नेपाल का रोटी और बेटी का रिश्ता है हमारा, एक परंपराएं हैं। और ये रिश्ता और ये मर्यादाएं हमारी बनी रहे, उसके लिए सबको प्रयास करना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले उद्बोधन में कहा था कि होना और वैसा बनना, होने में बनने में फर्क है। ये परंपराएं हमारी जो है, वो बीच में खिचड़ी की यात्रा बंद हुई थी, नहीं चल रही थी। लेकिन भारत के कुछ श्रेष्ठ लोग और नेपाल के कुछ श्रेष्ठ लोग, एक आगे नहीं, राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन परंपराएं नष्ट नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज आपके सम्मुख ये सब बातें चर्चा करना जरूरी है। स्वदेशी सनातन संघ का हमारा अध्यक्ष नेपाल के अंदर भी बनाया है, अंतर्राष्ट्रीय गौमाता सेवा महासंघ का भी अध्यक्ष बनाया है। इसलिए आप सब लोगों का इनमें आशीर्वाद बना रहे और भारत और नेपाल के रिश्ते उसी तरह से रहे, हमारी परंपरा चलती रहे। क्योंकि पौष मास चैत बैसाख जाट साठ सावन सोई वो नेपाल में कैलेंडर है, लेकिन भारत में कब होता है? जब शादी होती है, उसके अलावा इंग्लिश कैलेंडर होता है। इसलिए नेपाल की भारतीय परंपरा एक है, रिश्ते एक हैं, सकल सूरत एक है, मर्यादाएं एक है, रोटी बेटी का रिश्ता है। और इससे बड़ी भी मैं बात बताऊं, ऋषि व्यास जो तनहू दमोली में सेती मादी नदी के किनारे रहते थे, वो यहाँ इनके महाभारत का ये जो मत्स्यगंधा थी, मत्स्यगंधा के पुत्र वहाँ रहते थे। फिर उनका शादी महाभारत काल में शांतनु से हुई, फिर उसके बाद भीष्म पितामह हुए। लेकिन उन्होंने जो भीष्म पितामह ने अपने भाइयों के साथ काशी की रानी के साथ शादी की थी, वो दोनों की डेथ हो गई थी। फिर यहाँ से सत्यवती ने व्यास ऋषि को बुलाया था कि मेरा एक पुत्र नेपाल में है, मैं उसको बुला करके यहाँ को लेकर आऊंगी, उससे वंश चले, इसलिए बच्चे पैदा करना। तो ऋषि व्यास यहाँ आए थे
और अम्बे और अम्बाली को उन्होंने बच्चे पैदा किए, एक को कौरव हुआ, एक को पांडव हुए और तीसरी जो घर में काम के वो विदुर हुए। तो इसलिए नेपाल के जो व्यास जी थे, नेपाल में रहते थे, यहाँ आकर के 19 संतान पैदा हुई। कौरव और पांडव ऋषि व्यास के ही बच्चे थे और उन्हीं के दम पे भारत से फिर महाभारत हुआ, इतना बड़ा प्रकल्प हुआ, फिर वे जाकर के नेपाल में रहे। तो इसलिए अगर मैं और इससे बड़ी बात कहूँ कि नेपाल जब ऋषि व्यास हमारे बाप हैं, फादर है, गॉड फादर है, तो आज वो हिस्सा नेपाल है। उस दौरान तो जम्बू द्वीप पे आर्यवर्त भारतवर्ष हिमखंड ये होता था, लेकिन आज एक दीवार बीच में ये अलग कंट्री हुआ है। ऐसे ही जहाँ राजा जनक का महल है, यहाँ धनुष टूटा था, वह नेपाल में है, लेकिन जहाँ सीता माता खेतों मिली थी वो बिहार में है, सीतामढ़ी के अंदर। इसलिए अगर हम कहें कि भारत का बाप तो नेपाली है, क्योंकि ऋषि व्यास वही के थे, उनके बच्चे हैं हम लोग। इसलिए रोटी बेटी का रिश्ता है। ऐसे विराट की राजा की बेटी अभिमन्यु की पत्नी थी, राजा विराट की बेटी अभिमन्यु की पत्नी थी। तो ये रोटी बेटी का रिश्ता हमारा बड़ा पुराना है, वो चलता रहे। और आज भी नेपाल के अंदर कड़कड़डोमा कोर्ट में वकील साहब प्रैक्टिस करते हैं, इनके कोर्ट के ठीक सामने पशुपतिनाथ का टेम्पल है, उसमें भी भारत के लोगों का विशेष सहयोग रहता है। और यहाँ पे भी कई लाख लोग दिल्ली के अंदर भी रहते हैं, हरियाणा के अंदर है, कश्मीर के अंदर भी है। इधर नेपाल में रोटी बेटी का रिश्ता है, लेकिन अदर के जो और कुछ कंट्री हैं वो इस बात का प्रयास करते रहते हैं नेपाल के साथ कि हम लोग भी किसी न किसी रूप में अपना रिश्ता बनाए, लेकिन ना उनकी मर्यादाएं मिलती, ना उनके रिश्ते मिलते, ना खान पान मिलता। इसलिए वहाँ की नेपाल के अंदर कभी आप जाएंगे, नेपाली थाली बनती है वहाँ, उसमें साग है, दाल है, रोटी है, चावल है। वो इतना बढ़िया ट्रेडिशनल फूड है नेपाल का कि भारत के लोग उनको पसंद होकर के खाते हैं। इसलिए मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ आज माननीय एम्बेसडर जी के सम्मुख कि भारत और नेपाल का रिश्ता कोई राजनीति में रहे ना रहे, कोई भी चाहे यूरोपियन यूनियन है, चाइना है या कोई भी हो, कितना भी प्रयास कर ले, भारत नेपाल का रिश्ता कभी टूट नहीं पाएगा, वो अटूट रिश्ता है। लेकिन ये रिश्ता सरकार से सरकार नहीं है, राजा से राजा नहीं है, नेता से नेता नहीं है, पीपल टू पीपल रिलेशन है हमारा ये। इसलिए आप सब लोग जब भी वहाँ जाए, मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ या और वहाँ बहुत ज्यादा तीर्थ है, वहाँ जाकर के दर्शन करें। और अभी तो जब बारात लेकर गए तो वहाँ के जो सतीश कुमार सिंह मुख्यमंत्री हैं जनकपुर के, उन्होंने एक अच्छी बात कही कि जो राम की बारात आती है, जो नक्शा संघ के पास है कि यहाँ पर बारात गई थी, यहाँ पर आई थी, उन्होंने एक नक्शा अलग दिया माननीय चंद्रशेखर राय जी को, यदि ये जो बारात यहाँ कर को भी होके आई थी, वो भी इस बारात की यात्रा में शामिल किया सर। कोसी का हाँ, वो सारा नक्शा दिया है जो पहले नहीं दिया, अब दिया गया। तो ये कहीं न कहीं जागरूकता का पर्याय है ये, कि उनके अंदर जागरूकता आई है कि नहीं, नेपाल का ये जगह खाली है, ये यात्रा यहाँ पर भी आनी चाहिए। उससे क्या होगा, लोग वहाँ जाएंगे, तीर्थ स्थल बनेगा। फिर जब वहाँ आए वापस तो माता सीता की जहाँ डोली रुकी थी, उन्होंने पानी पिया था, वो जगह भी है, उसको भी तीर्थ यात्रा में डाला गया। लेकिन नेपाल और भारत अलग कंट्री है ऐसा हम नहीं मानते। नेपाल हमारा सहोदर भाई है, हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है। नेपाल को हम दूसरा कंट्री नहीं मानते, नेपाल हमारा भाई है, हमारा रिश्ता है वहाँ रोटी बेटी का। यही भाव सबके मन में होना चाहिए। राष्ट्र के अंदर प्रत्येक भाई भगिनी महिलाएं पुरुष जितने भी हैं नेपाल को अपना मानेंगे, नेपाल भारत को अपना माने। इसी तरह से हम लोग चले। हमारा चार चरित्र, चेहरा, भाषा, रंग, रूप, स्वरूप, स्वाद, भोजन, रिश्ते नाते सब एक हैं। मात्र दीवार के अलग करने से अलग कंट्री नहीं बन सकती। इसलिए इन रिश्तों को लोग बना करके रखें। और भविष्य के अर्थ में आज इसके ऊपर हमने एक नई चीजें छापी है, भारत महासंघ। अखंड भारत को बहुत बार सुना होगा, लेकिन ये भारत महासंघ हमने छापा है। ये इसलिए लिखा है कि जैसे यूरोपीय यूनियन बनाई है, हो सकता है भविष्य में ये नेपाल, पाकिस्तान, बर्मा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इस तरह की जो चीजें हैं, ये सारे का पूर्व देकर अखंड भारत का हिस्सा है। इसलिए भारत की कल्पना हो, राष्ट्र की कल्पना हो, रोटी बेटी के रिश्ते की कल्पना हो। और आज एम्बेसडर साहब हमारे बीच में आए हैं, कितनी खुशी हमें हुई है, उसके हम शब्दों में कल्पना नहीं कर सकते। आपका तहे दिल से हमारा स्वागत है। एक बार फिर हम लोग स्वागत करेंगे।
यदि भारत नेपाल का यहाँ पर कार्यक्रम होता है, होगा भविष्य में भी, तो आप जैसे महापुरुष का वहाँ पदार्पण होगा तो उसके अंदर वो चांद लगेंगे, उनके अंदर प्रेरणा आएगी कार्य करने के लिए। और आपके आने से यहाँ जितने लोग कितने खुश हुए, कितने चित्र लिए, सब अपने घर में रखेंगे, तो एक जो है एक नई तरह की ऊर्जा मिलती है इन सब बातों से। तो ये ऊर्जा इसी तरह से मिलती रहे। अभी भी नेपाल का एनुअल डे था, उस दौरान हम लोग गए थे। आप तो यहाँ थे नहीं, नेपाल में थे, लेकिन आपसे बातचीत हुई थी उस एनुअल डे में मैं था, ये वकील साहब भी थे। तो इसलिए नेपाल के सभी कार्यक्रम में हम लोग जाएं, अपने कार्यक्रम में सब लोग ये रहे। और ताकत कहाँ होती है? सच और तप का बल जहाँ होता है वही धर्म है। नेपाल के अंदर अर्थक्वेक आया, कितना बड़ा भूकंप आया, बिल्डिंग धाराशायी हो गई, लेकिन पशुपतिनाथ टेम्पल पे खरोच तक नहीं आई, वो ताकत वहां पे। समुद्र मंथन जब हुआ उस दौरान जो चीजें निकली और पशुपतिनाथ टेम्पल में आज भी रखी है, और वो आचार्य जी वहां जब जाते हैं उनको हाथ लगाते हुए। इसलिए सच और तप का बल उस जगह पे है। जब मैं पहली बार नेपाल में गया, मार्केट के अंदर पशुपतिनाथ का टेम्पल है, जब हम मार्केट से अंदर बाउंड्री में घुसे तो अजीब सी वहाँ से ऊर्जा, पॉजिटिव वो फीलिंग होती है, वो आती है वहाँ। इसलिए जो लोग पशुपतिनाथ के दर्शन करने नहीं गए, वहाँ पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। और अभी हमारे बीच में विकास जी मुंबई से आए हैं, मुंबई में फिल्में बनाते हैं। विकास जी आ जाओ, आप भी डायरेक्टर है फिल्मों के। और अभी बहुत जल्दी हिडिंबा फिल्म जो भीम की पत्नी थी उसके ऊपर फिल्म बना रहे हैं। काफी लोग में गए थे, कुछ शूटिंग करके आए हैं और ये मुंबई में रहते हैं। इन्होंने कई फिल्में बनाई हैं, कई गाने शूट किए हैं और बहुत जल्दी हिडिंबा फिल्म भी है, बड़े बजट के बनाएंगे। आज यहाँ थे, मैंने कहा आप भी यहाँ आओ। इसलिए विकास प्रजापति जी है, मुंबई में रहते हैं, राजस्थान के हैं। ये बड़े बजट की फिल्में बनाते हैं, छोटी डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। मोदी जी के ऊपर भी इन्होंने गाने बनाए हैं और कई इन्होंने मुझे भी दिखाए हैं। और धर्म के लिए आगे भी कार्य कर रहे हैं। धर्म का मतलब शाश्वत सनातन हिंदू, उसके लिए कर रहे हैं। तो इसलिए विकास जी का भी स्वागत करते हैं। ये आज कितना सौभाग्य का धीरे धीरे फिल्म से रिलेटेड व्यक्ति भी आज यहाँ पे हैं और राजपूत साहब भी हैं। बहुत अच्छा दिन हो गया ये। अभी इन्होंने राजस्थान के अंदर फिल्मों के पुलिस के लिए एक काम किया था। और ये अपने बारे में थोड़ा दोस्तों की फिल्मों का मुझे ज्यादा ज्ञान है नहीं, कभी देखने का मौका नहीं मिलता, कभी देखी नहीं पुरानी, कभी देखी होगी तो हम तो फिल्म बिना का पता नहीं कौन हीरोइन है कौन हीरोइन है। ये इनके बारे में एक बार आएंगे कोई हीरो हीरोइन है, अब मैं जानता नहीं अब कौन कितनी बड़ी हीरोइन है कितनी छोटी है, यही जानते होंगे। अपना तो सीधा एक तरह का कार्य है, इसलिए थोड़ा सा बताइए। सबको नमस्कार मेरा। और ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। सर ने जैसे जिक्र किया हिडिंबा, तो सर ने मुझे मौका दिया है, जो कि एक बड़े बजट की फिल्म है। हम और सर काफ़ी दिन नॉर्थ ईस्ट रह के भी आए हैं। जगह गए थे सर? सॉरी बॉलीवुड में लगता है सर। कार्बी एंगलोंग गए थे, कार्बी एंगलोंग। हाँ, वहाँ भारतीय वो CEM है, भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट है, भाजपा के चीफ मिनिस्टर है। और वहाँ कार्बी किंग आज भी है। हाँ, तो जानते हैं कार्बी एंगलोंग? कोई नहीं जानते, एक व्यक्ति जानते हैं। हिडिंबा वहीं की थी, हिडिंबा वहीं की थी, वहीं में इनको लेके गया था कार्बी एंगलोंग में ही। और एक जंगल ऐसा था जहाँ को हम लोग निकल कर गए, तो ये अंदर से ऐसे कर रहे हैं, इनके साथी भी थे, कह रहे यार यहाँ से वापस कैसे, इतना खतरनाक जंगल, एकदम सुनसान। बताओ कि अपने बारे में कौन कौन सी फिल्म ने, कौन से गाने बनाए आपने, और वो पुलिस के लिए क्या था ना? हाँ, रिसेंटली मैंने राजस्थान पुलिस के लिए किया था। जैसे कि महिला सुरक्षा को लेके अलग अलग स्टेट की पुलिस कार्य करती है। जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे वहाँ पे स्पेशल फोर्स है निर्भया स्कोर, तो उसको लेके मैंने महिला सुरक्षा के लिए वीडियो कैंपेनिंग की थी। उसमें करीबन 800 से 850 महिला पुलिस ने काम किया था, जो कि रियल कॉप्स थी। तो हमारा यही मोटिव है कि राजस्थान पुलिस के लिए हम करें या गुजरात पुलिस के लिए, जो भी मैं करता हूँ उसमें रियल कॉप्स होती है। जैसे रिसेंटली मैंने अभी गुजरात पुलिस के लिए किया, उसमें करीबन 12,000 रियल पुलिस थी, इंक्लूड DGP, IG सारे कॉप्स थे उसमें। तो ये हम दिल्ली पुलिस के लिए भी कर रहे हैं।
और रिसेंटली सर के आशीर्वाद से मैंने माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए भी किया था। मैंने खुद लिखा, वो साउथ में नॉर्थ में काफ़ी चला, काफ़ी लाखों लोगों ने उसको देखा और काफ़ी सराहा था। और अभी रिसेंटली हमारी 3 मूवी कंप्लीट भी हुई है और अभी जो बड़े बजट के फिल्म बना रहे हैं वो है फिल्म, जिसका बजट करीबन 80 से 100 करोड़ का है। तो उसी पे हमारा भी काम चल रहा है, वो भी सर के आशीर्वाद से है। और सर ने बताया नॉर्थ ईस्ट गए थे, हमारा खाना हजम नहीं हुआ, रात को सोए भी नहीं, सोए वो भी कहूँगा नहीं सर, बस सर का आशीर्वाद बना रहे, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। सर का आशीर्वाद हमेशा रहे सर। प्रदेश अध्यक्ष, अच्छा, कुछ राज्यों के प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट हैं हमारे अलग अलग, वो भी आपके साथ एक चित्र ले आते हैं बस। रविकांत जी आप भी आइए। अब आप तो स्टेट प्रेसिडेंट हो। डॉक्टर साहब साथ में रहिए ना, डॉक्टर साहब आप साथ में रहिए। ठीक है। किस तरह से भाईचारा कायम रहना, न जाति का भेद, न धर्म का भेद, न गोरे काले का भेद, न मेल फीमेल का भेद। जवान बच्चे लकड़ी लेने के लिए गए, गांव की महिलाएं हर घर के अंदर, किसी घर में चावल है, दाल है, कटोरी है, गिलास है, वो सारे एकत्र करना। पुरुष लोग वहां थे कि जब वो लेकर के आएंगे मैं इसका घर बनाऊंगा। इस तरह की परंपरा वहां पे तब तक गांव के लोग खुदाई कर रहे थे कि यहाँ इसका ये लगेगा, यहाँ ये लगेगा, यहाँ ये लगेगा। तो इसलिए जिस व्यक्ति का घर जला, उसके बाद उन्होंने लगभग 24 घंटे में जैसा उसका था वो घर भी निर्माण किया, सारा सामान और उसकी खाद्य सामग्री भी पूरे गांव ने एकत्र करके उसके घर को निर्माण किया। इस प्रकार का भाव राष्ट्र के अंदर पैदा हो, इस तरह की मनोभाव हम लोग तैयार करें कि नहीं, एक व्यक्ति का नुकसान नहीं हुआ या इनका नहीं हुआ, अमुका ये मेरा है, मेरा है। इसी तरह से हम लोगों की परंपराएं क्या थी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आधुनिक जमाना अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन अपनी परंपराएं, अपनी मर्यादाएं क्या थी उनको भी मान के चलना। वो क्या थी, गांव के अंदर जब किसी की बेटी की शादी होती थी पुराने जमाने में, हर घर से वहां से दूध और दान का सामान आता था। अगर किसी घर में 3-4 लड़कियां हैं तो गांव के सभी लोग, किसी ने उसको कपड़े दे दिए, किसी ने थाली दे दी, किसी ने गिलास दे दिए, किसी ने चावल दे दिए, किसी ने अलमारी दे दी, किसी ने उसका बेड दे दिया, इतना सामान देते थे। तो एक व्यक्ति के ऊपर लोड नहीं पड़ता था और वो लिखा जाता था कि मैं इसके घर में 501 रुपया कन्यादान करके आया, एक साड़ी दे के आया। तो जब उसकी बेटी की शादी होती थी तो भी 501 रुपया उसकी साड़ी वापस कर देना था। अभी मार्केट के अंदर एक व्यवस्था है, पैसा लेके जाना और सामान खरीद कर लाना। पूर्व काल में जो परंपराएं थी, सामान के बदले सामान की परंपरा हमारे यहाँ होती थी। जब हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ाई करते थे, तो गली के अंदर वो सामान बेचने के लिए आते थे। नमकीन है, आइसक्रीम है या टॉफी वगैरह, टॉफी को मीठी गोली बोलते थे, गांव में बेचने के लिए आते थे। तो पैसे तो होते नहीं थे, पल्ले में गेहूं भर के लेके जाते थे, गेहूं दे देते थे और उससे आइसक्रीम ले लेते थे। सामान के बदले सामान लेना,
उससे क्या था, एक बहुत बड़ा लॉजिक था, टैक्स का लेना देना नहीं होता था और सामान को बेचना, पैसे एकत्र करना, बेचने में खरीदने दोनों में टैक्स देना, उस परंपरा को खत्म करके एक दूसरे के पूरा करते थे गांव के अंदर। जूता बनाना है, कपड़े बनाना है, लकड़ी का सामान बनाना है, हलवाई है, ये सब लोग गांव में एक दूसरे के पूरे खोलते थे। लेकिन आज जमाने के अंदर परिवर्तन आया है, लेकिन कहीं न कहीं मांग है, जैसे मोबाइल का मामला है, नेट का मामला है, यह चल रहा है, लेकिन फिर भी हम अपने रिश्तों की मर्यादा बना करके रखें। जैसा मामी है, चाची है, ताई है, साली है, सड़ज है, फूफी है, बहन है, बहनोई है, सड़ज है, समधी है, समधन है, ये सारे रिश्ते। लेकिन आज के जो बच्चे हैं, अगर हम उनको पूछें कि सड़ज क्या होती है, समधी क्या होता है, उसे पता ही नहीं। चाची क्या होती है, तो अंकल और आंटी। चलो अंकल आंटी का विरोध नहीं है, लेकिन फिर भी जब पता लगता था कि चाची को बुला के लाओ, तो पता लगता था कि मेरे पिताजी के छोटे भाई की धर्मपत्नी है, उसको चाची कहा जाता है। उसके ब्रेन में बात आती थी कि चाची का मतलब है कि हमारे खानदान की है, ताई है तो मेरे से बड़ी है, उनके मुझे पैर छूने चाहिए, वहां से आशीर्वचन मिलेगा। लेकिन ये परंपरा क्यों नष्ट हुई, उसका भी मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग तो हम भी दोषी हैं, लेकिन उसका कारण ये है, पहले घरों में बहन भी होती थी, भाई भी होता था, और राखी बांधने आती थी, भात भी भरने जाता था, उसका पता होता था मेरी बहन है। लेकिन आज तो परिवार में हम दो, हमारे दो, या आज पति पत्नी शादी, एक ही बच्चा पैदा किया, ना उसका कोई भाई है ना उसकी बहन है। जब एक ही बच्चा है, ना तो उसको चाचा का पता, ना ताऊ का पता, ना बहन का पता, ना बुआ का पता, ना रक्षाबंधन के त्योहार का पता, तो उसको क्या पता कि इसका भात भी भरने जाना। और जब वो भात लेके जाता था, पटड़ी में खड़ा होता था, एक अलग तरह का भाव पैदा होता था, एक इज्जत मानी जाती थी। 1 रुपया लेके आया मेरा भाई, भात लेकर के आया। जब उसके बहन होगी, भाई नहीं है। देखते हैं भारत की पवित्र भूमि के अंदर जब परिवार के अंदर रिश्तों की टूटन आई है, भाई भाई की बोलचाल में दिक्कत हुई, पति पत्नी आजकल कोर्ट में जाने लगे, बाप बेटा कोर्ट में गए, कहीं पर गए प्रॉपर्टी को लेकर के। आप सब लोग इस बात को कहीं न कहीं कानून में पड़ता ही होगा, इस तरह की बातें कि 2 भाई हैं, लड़ गए प्रॉपर्टी के हिस्से में और कोर्ट चले गए। तो इसलिए ये क्या हुआ, संस्कार विहीन राष्ट्र कभी खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए कम डिग्री हो, कम पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ भी हो, वो एक बार को चल जाएगा, लेकिन जिसके पास संस्कार नहीं है वो राष्ट्र के नुकसान का कारण बनेगा। इसलिए सभी शिक्षालय, विद्यार्थी या जितना अपना क्षेत्र है पढ़ाई का, उनके अंदर मार्कशीट दी जाती है, आज की परंपरा है। लेकिन हम लोगों को इस बात का चिंतन करना चाहिए, क्या ये बच्चा संस्कारी है जिसको डिग्री दी जा रही है। आज कई बार इस बात का मूल्यांकन होता है कि अमुक फाइल गई थी और अफसर इस फाइल को पास करने के पैसे मांगता है। वो क्या है, सभी लोग कहीं न कहीं गुजरते होंगे इस बात को लेकर के, क्यों जिसको सुविधा शुल्क कहा जाता है। ये क्या है कि सरकारी या प्राइवेट सैलरी लेने के बावजूद भी काम करने का पैसा लेना, ये वो भी जानता है गलत है, हम भी जानते हैं गलत है, फिर भी होता है। आखिर क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ कि माँ बाप ने उस बच्चे को संस्कार नहीं दिया, मात्र डिग्री दी है। और डिग्री किसके लिए दी, बड़ा अधिकारी बनाने के लिए, ज्यादा पैसा कमाने के लिए। इसलिए हम कई बार कहते हैं संस्कार विहीन डिग्री भ्रष्टाचार का कारण बनेगी। इसलिए माँ को और बाप को अपने बच्चों को सिखाया जाना चाहिए इस बात के लिए कि नहीं, हमें जिस वस्तु को मेरा हक, मेरा अधिकार नहीं है, मुझे उसको टच नहीं करना, उसकी प्राप्ति नहीं करनी। और इससे भी बड़ी बात यह है कि मैं जितना कमा रहा हूँ, जितना मेरे परिवार का पालन पोषण है, उससे बचा हुआ धन, उससे बचा हुआ समय, उससे बचा हुआ वस्तु मैं समाज को वापस करूं। वो समाज को किस रूप में वापस करना, सेवा के रूप में वापस करना है। सेवा किस रूप की हो, अन्नदान कर सकते हैं। चिकित्सा के अंदर किसी गरीब आदमी के पास दवाई के पैसे नहीं है, वो दान कर सकते हैं। किसी गरीब लड़की है, पढ़ी लिखी है, उसकी शादी नहीं हो रही, उसके लिए हम लोग कहीं ना कहीं खर्चा पानी कर सकते हैं। या कोई बच्चा है और उसके पास कोई साधन नहीं है, उसका साधन दे सकते हैं। इस तरह का अनुसंधान हम लोग इस बात का प्रयास करें, सभी लोग भारत का आदर्श नागरिक बनने का कार्य हम लोग करेंगे।
और स्कूल के अंदर भी जब भी माँ अपने बच्चे को भेजती है तो उसको कहना चाहिए कि अपने दादा के पैर छू के गया, या गुरुजी के पैर छू के आया, या आते अपने नाना नानी दादी के पैर छू के आया। इस तरह की परंपरा है। अगर हम जांच करेंगे शुरू से बच्चे को तो वो उसके अंदर फीलिंग आएगी कि नहीं। लेकिन माता को ये भी कहना चाहिए कि जब घर में जाए कम से कम जिस भी धर्म का है वो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिस धर्म के हैं, अपने धर्म का ज्ञान होना। अगर हिंदू है तो गायत्री मंत्र का जाप उसका होना चाहिए, मुस्लिम है तो उस धर्म का उसको ज्ञान होना चाहिए, क्रिश्चियन है तो उसका ज्ञान होना चाहिए, सिख है तो उसका ज्ञान होना चाहिए कि मेरी परंपरा क्या है, मेरा ट्रेडिशनल पारंपरिक फूड क्या है, मेरे वस्त्र क्या है, मेरी लैंग्वेज क्या है। अपनी परंपराओं को मानते हुए सबका सम्मान करना, अपनी राज्य की सभी सामग्रियों का सत्कार करते हुए दूसरे का सम्मान करना। मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मेरा ही फूड अच्छा है, मेरे ही वस्त्र अच्छे हैं, या मैं ही मानूं, उस तरह की सोच से बाहर निकलना। मैं भी श्रेष्ठ, आप भी श्रेष्ठ, मैं ही श्रेष्ठ वो नहीं, आप भी श्रेष्ठ, मैं भी श्रेष्ठ, आप भी अच्छे, सब अच्छे, मिलजुल के राष्ट्र की परिकल्पना करना। इस राष्ट्र के अंदर नागालैंड है, कश्मीर भी है, कार्बी एंगलोंग भी है, तो झारखंड भी है। विभिन्न राज्यों के अंदर विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धतियों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के ट्रेडिशनल फूड, विभिन्न प्रकार के उनके कल्चर, पहनने के रिश्तों की मर्यादाएं, कैसे कैसे किस किस के रिश्ते होते हैं, वो भी भारत में अलग अलग हैं। साउथ में किसी और तरह रिश्ते होते हैं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर किसी और तरह से रिश्ते होते हैं, यूपी बिहार के अंदर किसी और तरह से रिश्ते होते हैं। इन सब बातों को मानते हैं कि नहीं इन्होंने गलत किया, मेरा ही कल्चर अच्छा, उस बात से बाहर निकल के सबका अच्छा, ऐसी बात मानना और किसी की बुराई ना करते हुए अच्छा क्या है राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव पैदा करना। जो भी जहाँ भी है किस तरह से खाता है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर किसी और तरह का भोजन ज्यादा होता है, तो हमें किसी की वजह ना ये अमुक चीज खाता है, अमुक चीज पीता है, ये बहुत गलत आदमी है। हम लोग अपनी परंपराओं को मानते हैं, उनको समझाने का प्रयास करना, यही तो राष्ट्र है, यही तो सनातन है। सनातन का मतलब शाश्वत, सनातन या हिंदू का धर्म नहीं है, ये एक कल्चर है। सनातन, हिंदू, शाश्वत, ये तीनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। उन शब्दों को समझना और दूसरों को समझाना, किसी चीज की परिभाषा गलत तरह से पेश करना, उसका कई बार किसी भी भाव को लेकर के भ्रांति पैदा होना, उससे बाहर निकलने का प्रयास करना, ये कार्य आज स्वदेशी सनातन संघ के बैनर के नीचे सभी राज्यों के अंदर हो। ज्ञान अच्छी तरह से शुद्ध ज्ञान दिया जाए, जैसे कि सरकारें जो राष्ट्र के अंदर नहीं है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का शासन 2014 से आया है, उससे पहले भी सरकारें नहीं है, लेकिन पुस्तक में क्या आना चाहिए था, क्या नहीं आया, उसके ऊपर भी सबको चिंतन करना। सरकार क्या है, हमारे आपके बीच से ही निकले कुछ लोग जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन राष्ट्र बड़ा होता है, राष्ट्र के अंदर रहने वाले वो लोग जो उद्योगपति हैं क्या बंद कर देंगे। इसलिए हम सब लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेरा समाज से सरकार बनती है, सरकार से समाज नहीं। वो सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन समाज को वोट देता है तो आदमी विधायक या एमएलए मंत्री बनता है, नहीं देता तो हार जाता है। इसलिए अपनी ताकत को पहचानना जनमत संघ से बड़ी कोई चीज होती है। जब जनमत संघ अच्छी तरह होता है, अंतों तक उसकी पहचान होती है। अभी मैंने आपको 3-4 शब्द भोजन से पहले ने कहा था, हम लोग सामाजिक समरसता का ध्यान रखें, कुटुंब प्रबोधन का ध्यान रखें, सामाजिक सद्भाव का हम लोग ध्यान रखें, अंत्योदय का ध्यान रखें, उन्नयन का ध्यान रखें, समन्वय का ध्यान रखें। ये सब चीजें हमारी राष्ट्र की फाउंडेशन है, ताकत है। पूरी दुनिया के लोग आज इस बात को फील करते हैं कि भारत जैसा राष्ट्र कोरोना काल के अंदर भी इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी तादाद के अंदर जितना नुकसान अन्य कंट्री में हुआ है, इस कंट्री में नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ?
आयुष मंत्रालय के तहत काढ़े बनाए गए, पूरी दुनिया में काढ़े गए। अगर आपके ध्यान हो, टीवी चैनल पर भी एक बार तब दिखाई गई थी, व्हाइट हाउस के अंदर भी हवन किया गया था और गाय के गोबर के वहां गड्ढे भी गए थे, गंगा जल भी गया था, चंदन की लकड़ी भी गई थी। वो लोग तो इस परंपरा को मानते नहीं, लेकिन हवन किसी धर्म का नहीं है। हवन को कोई भी कर सकता है, आम की लकड़ी हो, गाय का गोबर हो, सामग्री हो, कहीं भी हम लोग उसका उच्चारण कुछ ना भी करें, हम लोग वहां धुआं भी करते हैं तो सभी प्रकार के वायरस उस परिवार से, घर से खत्म हो जाते हैं, जो वायरस दीवार के ऊपर या वायुमंडल में रहती है। हवन चिकित्सा से जोड़ के चलना चाहिए, धर्म से नहीं। इसलिए कुछ चीजों ने देश के अंदर एक अलग तरह की परिपाटी बनी, यदि गाय है तो हिंदू, हवन है तो हिंदू, इधर चोटी रख ली तो हिंदू, जनेऊ पहले तो हिंदू। इस परंपरा से बाहर निकल के कोई भी व्यक्ति गाय पालन कर सकता है, गाय का दूध पी सकता है, और शुद्ध देसी गाय का दूध बड़ा अच्छा है, लाभ भी करता है। अगर आज आप इसकी कल्पना करके देखें, भारत के अंदर जितना दूध पिया जाता है उतना दूध भारत के अंदर पैदा ही नहीं। ऊपर से जर्सी गाय की पहचान शब्द लोगों को पता नहीं है या नहीं। अब जर्सी गाय का दूध नुकसान का कारण बना। जर्सी गाय राष्ट्र के ऊपर उसी प्रकार का हमला है जिस तरह से मैकाले ने शिक्षा पद्धति के ऊपर भारत के ऊपर हमला किया था। इस शिक्षा पद्धति का नुकसान क्या हुआ, इसमें क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या होना चाहिए था। 1947 में ये देश का बंटवारा हुआ, लेकिन 1943 में ये देश आजाद हुआ। 1943 में जब ये देश आजाद हुआ तो अखंड भारत के प्रथम प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस जी बने। राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप थे, जो अफगानिस्तान के निर्वाचित सरकार के बादशाह थे। वो पुस्तक को मानना चाहिए था। फिर जब 97 में बंटवारा हुआ तो गोवा, दमन, दीव, दादरा, नगर हवेली, सिलवासा को छोड़ करके पूरे भारत का बंटवारा हुआ। कश्मीर के प्रधानमंत्री अलग बने, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अलग बने, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अलग बने, और गोवा, दमन, दीव, दादरा, नगर हवेली के अलग अब हुए। 20 साल के बाद पुर्तगाली वहां से गए, तब जाकर के वो ये सब चीजें पुस्तक में आनी चाहिए थी कि हिंदुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस रहे हैं और राजा महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति रहे हैं। अगर आपके एक चीज ध्यान हो, पुराने गाना था, वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में एक ही होता था। एक गाना गाया था, शायद कोई वो गायिका थी या सुरैया या शाहजहां, ऐसा उनका कोई नाम था, मेरे दिमाग से निकल गया। आज का जो रंगून है, यंगून, वो पूर्ण रंगून होता था, और जो म्यांमार है, म्यांमार, इसका नाम बर्मा होता था। तब उसने गाना गाया था कि सुभाष चंद्र बोस ने वहां अपना आर्मी का कैंप बनाया। क्या गाना था वो, सब कुछ सुना भी होगा। मेरे पति गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तेरी याद सताती है, ये गाना गाया था ना। वो एक संदेश है कि रंगून में क्या था, हमारी वहाँ आर्मी का बहुत बड़ा कैंप होता था। आज वो अलग कंट्री है, अफगानिस्तान अलग कंट्री है। आज हम लोग आपको एक कैलेंडर भी देने वाले हैं, उस कैलेंडर के ऊपर स्वदेशी सनातन संघ का नाम लिखा है और तारीख लिखी हुई है 12 महीने की, और उसके अंदर हमने एक अलग से भारत को लिखा है। ये अखंड भारत की जगह भारत महासंघ लिखा है। अखंड भारत का मैंने भी चर्चा की, लेकिन अखंड भारत की जगह भारत महासंघ लिखा है। इसके ऊपर एक नक्शा दिया है। ये नक्शे को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसके नीचे कुछ चित्र भी हैं, उन चित्र को अंदर देखेंगे, बड़ा इसके अंदर एक संदेश छिपा है। ये मात्र कैलेंडर या चित्र ही नहीं है, ये भारत की आवाज है कि हम लोग क्या थे, किस ईयर में हम कहाँ गए और क्या क्या ठंडे पानी से लाए। यहाँ भी व्यवस्था पूरी नहीं थी, उसके बावजूद ही बैठे देखो सब उस तरह ठंडे पानी में नहा करके भी, और व्यवस्था नहीं रही। क्यों कि नहीं, अपना लक्ष्य तो प्राप्ति की। कितना पीड़ा हुई कोई चिंता नहीं, कितना कष्ट हुआ कोई चिंता नहीं, ठंडे पानी में ठंड लगी कोई चिंता नहीं, भूखे रहे कोई चिंता नहीं, रिजाई से बदबू आई कोई चिंता नहीं, लक्ष्य प्राप्त हुआ। तो इसलिए ये वही सब लोग कहते हैं सारी मैंने पहले अभावग्रस्त जीवन जीते हुए,
अनुकूल स्थिति का नाते प्रतिकूल स्थिति में रहते हुए काम को खड़ा करना, वही लोग हैं सारे के सारे। चाणक्य ने धनानंद को समाप्त करने के लिए मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य को उसने मजबूत राष्ट्र बनाया और उसको एक ऐसे जंगल में भेजा कि वहां एक शेर ने हमला किया। तो चाणक्य भी वहां थे और उनको सिपह सलार भी थे। उन्हें कहा जी ये तो मार देगा इसको, कि नहीं इसको मारेगा नहीं, इसके अंदर एक जज्बा पैदा किया मैंने राष्ट्र सेवा का, ये बच्चा शेर को मार कर गाएगा, शेर इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो कैसे हुआ? इच्छा शक्ति बड़ी करनी। तो वही इच्छा शक्ति यहाँ बैठी, इनकी उम्र देखो कितनी छोटी छोटी है, पूरे भारत में काम करनी है। तो हमारे महिपाल जी है, एकदम मासूमियत सा चेहरा है, छोटे से हाइट है, ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को मानने में क्या नहीं होगा तो पढ़ना लेकिन फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। लेकिन परमपिता परमेश्वर इसी तरह से हंसते रहे, इसी तरह कद काठी रहे, लंबे समय तक कार्य करते रहे। तो इतने बड़े संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो डील डोल वाला आदमी होगा, सब ठीक ठाक होगा। वो देखता है ये तो फिर ऐसा लग रहा है शादी भी नहीं हुई होगी। तो इस तरह से ऐसे पौधे तैयार करना चाणक्य ने वही कार्य किया था। और क्या किया? घनानंद को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना करना। और मौर्य ने पूरे विश्व के अंदर अपना परचम लहराया और शासन तैयार किया। कहीं भी कोई भी बीजारोपण हो उसके ऊपर सब पेड़ की तरह बनके उसको कायम करना, बात को कहना, उसकी ताकत को याद दिलाना। हनुमान जी को जब राम जी ने कहा सबने मिलकर कि सीता माता का पता लेकर के आओ, उन्होंने कहा सीता माता तो लंका में है, लेकिन लंका तो रावण का है, मैं वहां जाऊं कैसे? वो तो मुझे मार देंगे। रावण जहाँ बाहुबली है, वहाँ विभीषण है, सारे लोग हैं, मैं अकेला है, वहां नर कैसे जाऊंगा? फिर इसको क्या बताया हनुमान जी को कि तुम्हारे पिताजी क्या थे, तुम क्या थे, तुमने क्या क्या किया, जब छोटे थे सूरज को तुम लोग निकल गए थे, ये सारी ताकत उसको याद दिलाई। फिर हनुमान जी ने ऐसी छलांग लगाई, लंका में आग भी लगाई, सीता जी का पता भी लेकर के आया और उनकी अंगूठी भी देकर के आया। इसलिए किसी व्यक्ति को उसके बारे में जानकारी देना, ये बातें इसलिए कहने की आवश्यकता पड़ी है कि कहीं हम अपने आप को भूल तो नहीं गए, क्या हमने परंपराओं को भूल तो नहीं गए जिनकी हमारी ताकत थी। पूरी दुनिया के अंदर द्वापर काल में, महाभारत काल में विषम पितामह ने हस्तिनापुर जो मेरठ के पास है, पूरे दुनिया के अंदर शासन किया है। कांधार यहाँ लगान लेके आता था, गांधारी जो सुकनी की बहन थी, दुर्योधन की माँ थी, उसकी शादी यहाँ मेरठ में हस्तिनापुर में हुई थी। तो इसलिए उस दौरान कितनी सारी रिश्तेदारी थी, सारे सनातनी थे। फिर बाहर की ये इसकी जो नकुल सहदेव की माँ थी माधुरी, वो बाहर के थे, यहाँ करके रह करके गई है। इसलिए कहीं ना कहीं अपनी आवाज को पहचानना, अपनी व्यवस्था को पहचानना, पूर्व काल में हम लोग क्या थे उसको पहचानना, पहचान करके वैसा ही बनना, अपने पूर्वजों को मान करके इसी तरह चले। सोने की चिड़िया हम लोग इस देश को कहते थे, तब सुना ही होगा, लेकिन सोने की चिड़िया कहाँ है? सोने की चिड़िया का मतलब था अपने रिश्तों का सम्मान करना, एक दूसरे की मदद करना। अगर किसका नुकसान हुआ है तो उसको सबको मदद करना, ये नहीं सोचना किसी जाति का है, मेरी इससे दोस्ती है या दुश्मनी है। फिर से हो इसकी आवाज कीजिए सभी धर्म के लोग यहाँ पे। मैं कश्मीर से हूँ, कश्मीर का प्रेसिडेंट, मेरा नाम मोहम्मद शफी मीर है, मेरे वाइस प्रेसिडेंट मुजफ्फर भट्ट साहब है। बेसिकली हम संघ के साथ 2 महीने पहले जुड़े हुए हैं। हमारी कोशिश बहुत पहले थी कि हम संघ में आए, मुल्क के लिए कुछ करें, लेकिन डॉक्टर दिनेश साहब ने हमें जिम्मेदारी दी। पौधा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, पौधे पर खरा उतरना बड़ी बात होती है। कुछ अपने मुल्क के लिए करना, कुछ अपने मुल्क के लोगों के लिए करना पड़ता है। हमने वहाँ पे बहुत सारे कैंपस किए, जैसे डॉक्टर दिनेश साहब ने अभी बताया है। डॉक्टर दिनेश साहब ने हम पे भरोसा जताया है, इंशाल्लाह हम कोशिश करें इसमें हम खड़े उतरें, लोगों की खिदमत करें, ये सबसे बड़ी बात है। जब लोगों की खिदमत करें तभी मुल्क की खिदमत होगी। संघ का मतलब है सबको एक साथ लेके चलना है, संघ का मतलब सबको एक साथ चलना है। हम वही कोशिश कर रहे हैं। फॉल भरा के एरियाज में हम बेल्टो कैंप्स कर रहे हैं, ट्रैफिक अवेयरनेस कर रहे हैं, सिग्नल पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें यहाँ से भी मदद मिले सेंटर से, क्योंकि वहाँ हमारी बात सुनी नहीं जाती है। पूरे हिंदुस्तान में संघ को जाना जाता है, कश्मीर में इस तरह से इसको नहीं जाना जाता है। कश्मीर में बहुत कम लोग संघ को जानते हैं। हम चाहते हैं कि वहाँ भी इसकी बहुत बड़ी पहचान हो। हमारे साथ बहुत बड़ी टीम है, 100 लोगों की टीम हमारे। डॉक्टर साहब लास्ट टाइम आए हैं,
संदीप जी भी आई थे, वहाँ प्रोग्राम था हमारा। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने लोगों को अपने साथ लेके चले ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे। हमारा मुल्क तरक्की याफ्ता है, तरक्की याफ्ता इंशाल्लाह रहेगा और इसमें हमारा साथ भी होना चाहिए। ऐसे नहीं हम कुर्सी पे बैठे हैं, ओहदेदार है, ओहदा संभालना कोई छोटी बात नहीं है। ओहदे पे बैठ के काम करना है, बस इसके लिए हमें भगवान पूछेगा आपको जिम्मेदारी दी गई कि आपने इस पर काम क्यों नहीं किया है। हम चाहते हैं हम लोगों की खिदमत करें, लेकिन इसके लिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए। जो यहाँ की कमेटी है, डॉक्टर दिनेश जी साहब, मई खास, हम अभी उनको नहीं जानते, डॉक्टर देवेंद्र जी है, हमने अभी सारा जो परिचय नहीं हुए उनसे फोन पर बात होती रहती है, वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें देते हैं। डॉक्टर दिनेश साहब भी हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। कभी कभार हमारे काम होता है, फोन उठाते हैं, करते हैं काम। लेकिन हम चाहते हैं कि ये काम एक सीरीज में होना चाहिए वहाँ पे, क्या संघ को हर एक वहाँ पे जाने, काम की वजह से जाने, न कि नाम की वजह से। नाम की वजह से वहाँ नहीं जानना चाहिए। बाकी वसलाम। इसके इसका हमने एक मैगजीन बनाया हुआ है। एक मेरे फंड दिखा दो, ये दिखाओ सर। पहला कैंप हमने किया था मेडिकल कैंप। पहला कैंप हमने मेडिकल कैंप किया था बड़गाम के इलाके में किया था। फॉर फ्लड में एरिया, गुजर एरिया वहाँ पे रहता है, ST एरिया जिसको आप कहते हैं, ST एरिया गुजर के नाम से भी वहाँ जाता है, क्योंकि वो उनका कोई सोर्स नहीं होता है, इसलिए इन एरियाओं में हम कैंप करते हैं। क्योंकि ये संघ का आदेश भी हम पे है कि इन एरियाओं में जाके काम करो, ये कोई पूछता नहीं। इनकी हम परेशानी देखते हैं, वही आगे लेके जाए ताकि सालों हो जाए, क्या इन्हें राहत मिले आगे जाकर। दूसरा हमने किया था ट्रैफिक अवेयरनेस कैंप, जो हमने बड़गांव में किया था, मेन टाउन में। लास्ट टाइम श्रीनगर में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, आप लोगों को पता होगा, न्यूज़ के माध्यम से आपने सुना होगा या फोन के माध्यम से आपने देखा भी होगा। एक 4 युवा उसमें एक्सीडेंट में मारे गए थे, मार रहे थे। तो उसके बाद वहाँ पे बहुत साथी, फिर हमने ट्रैफिक कैंप वहाँ पे किया है, ट्रैफिक अवेयरनेस के बारे में कैंप किया था। वुमेन्स एजुकेशन पे हमने एक कैंप किया था मागाम में। दूसरा क्या था, हम सहीपुर बड़गाम में किया था एक कैंप, और बारामूला में हमने पिछले दिनों एक मेडिकल कैंप किया था। ये 2 महीनों की मैं बात कर रहा है, 2 महीने से हमने ये संभाला है। 28 अक्टूबर को हमें ये बात दिया गया है, डॉक्टर दिनेश जी ने हम पे यकीन जताया है कि आप लोग ये लोग काम कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, हम करें। मैं ये नहीं कहता हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत करने की कोशिश कर रहे हैं हम। और डॉक्टर संदीप गुप्ता जी जो JK के अध्यक्ष हैं, मैं चाहूँगा अपने माननीय डॉक्टर संदीप गुप्ता जी JK के अध्यक्ष हैं, वो भी एक बार मंच पे आए। और जालिया जी की पूरी टीम कश्मीर की सभी लोग एक बार आ जाएंगे। आओ जी अध्यक्ष, जालिया जी के साथ कितने 4 लोग हैं जालिया, आओ कर रहे हैं कश्मीर के अंदर। और कश्मीर देखो, ये अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सारा कार्य हो रहा है, लेकिन ये कार्य छोटा नहीं है। कश्मीर के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये जो आप चेहरे देख रहे हैं, इनको क्या क्या कठिनाई आई मैं जानता हूँ। किन किन लोगों को वहाँ फोन करना पड़ा मैं जानता हूँ, किन किन लोगों को उनका सिलेक्शन दिया गया मैं जानता हूँ। ये ऐसे ही जो आज इन्होंने शफी मीर जी ने आपको ये बातें बताई है, ये आपने सुन तो ली, लेकिन इस कार्य को करने के लिए क्या क्या करना पड़ा उसका चिंतन आप लोग कर सकते हैं। मैं पूरे मंच पे भी कहूँगा, सबको अध्यक्ष को भी कहूँगा कि इन्होंने जिस मर्यादा में रहकर कार्य किया कश्मीर जैसे राज्य में, उसका कभी कल्पना करके देखना। दिल्ली और कश्मीर में कैसे, और डॉक्टर साहब को पता है जम्मू में रहते हैं, लेकिन कश्मीर में कार्य करना क्या है जानते हैं अच्छी तरह से। इसलिए आज ये शब्द कह करके गए हैं, महत्वपूर्ण है, श्रेष्ठ जो कश्मीर के अंदर कार्य हो सकता है, तो दिल्ली के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर क्यों नहीं हो सकता। इसलिए सबक और शिक्षा लेनी चाहिए। जालिया जी हैं, देखो लेडी है, कश्मीर से आई है बेचारी, आज मंच के ऊपर ये सारे लोग स्वदेशी शासन संगठन कार्यक्रम होने के लिए। इसलिए ये मात्र में इसलिए नहीं कि मैं खुद में अपना आईना इनके अंदर देखूं, एक हमें प्रेरणा के रूप में कार्य करना चाहिए। इसलिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी गोष्ठी को मंच नहीं है, सभा नहीं है, कोई बहुत बड़ी मीटिंग नहीं है, लेकिन हाँ आज के कार्यक्रम का संदेश जरूर जाएगा, ऐसा मुझे लगता है, और जाना भी चाहिए। इन्होंने हर 8वें दिन कार्यक्रम किया, गाड़ियां ली, पेट्रोल खर्च किया, अधिकारी से मिले, DC से मिले, SSP से मिले, तब जाकर कार्यक्रम हुआ। वरना कश्मीर के अंदर स्वदेशी का झंडा लेकर के ऐसे से घूमना आसान कार्य नहीं है। इसलिए जालिया जी भी 2 बात कहेंगी। अभी अध्यक्ष जी आप इधर आ जाओ।
2 मिनट के लिए और इन सबका परिचय कराएंगे। थोड़ा क्या है, हिंदी में प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन आप समझ लेना, थोड़ी हिंदी में है दिक्कत, क्योंकि नहीं इनकी भाषा भी अच्छा लगेगा ना, बोलो जरा। हेलो, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम। मैं जालिया परवीन, ऑल इंडिया नेशनल वाइस प्रेसिडेंट RSS संगठन की हूँ। ये मेरा भैरव साहब है, स्टेट प्रेसिडेंट, गुलजार अहमद यूटी जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद यासिर डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। ये मेरे 2 भाई हैं। इंशाल्लाह मैंने आज तक भी काम किया है कश्मीर में भी। हम कश्मीरियों का सेवा करना चाहिए, साथ होना चाहिए। इंशाल्लाह आज के बाद जो हमारे साथ भी चलेगा हम उसके साथ भी चलेंगे, मगर काम तो करना चाहिए, काम के बगैर कुछ नहीं होगा। आज के बाद आज तक सब लोगों ने सफल किया है, मतलब हर जगह पर DC ऑफिस में, SSP ऑफिस में, PMAY, SBM, मगर हमें कदम उठाना चाहिए। बाकी वसलम। भारत माता की जय, आजाद हिंदुस्तान। दिनेश जी आगे बढ़ो, दिनेश जी आगे बढ़ो। जय हिंद, जय भारत। आप अपना नाम बताओ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम फिरोज अहमद शाह है। मैं यूटी प्रेसिडेंट हूँ जम्मू एंड कश्मीर का। कहाँ रहते हैं आप? श्रीनगर। श्रीनगर में। अस्सलाम वालेकुम, मैं डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा से मोहम्मद यासिर हूँ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। मेरा गाँव का नाम है मुड़ीला। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गुलजार अहमद मीर, मैं त्राल का रहने वाला हूँ, जनरल सेक्रेटरी यूटी का हूँ। जब से मैडम कश्मीर में आया तब से कितना लोगों का काम किया है, इसका शुक्रिया करता हूँ। और सबसे ज़्यादा डॉक्टर साहब का शुक्र करता हूँ। जब से इन्होंने हमें रेस्पेक्ट किया तब से हम कितना शुक्रगुजार डॉक्टर साहब का। माफी वसल्लम। जम्मू कश्मीर प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर संदीप गुप्ता जी, बहुत बड़ा इनका हॉस्पिटल है और बड़े बड़े कार्य करते हैं। जब भी जम्मू या कश्मीर वहाँ जाना होता है प्रवास के लिए, तो डॉक्टर साहब के यहाँ भोजन भी होता है, इनकी सेवाएं भी लेते हैं। इनकी धर्मपत्नी भी आंखों की बहुत बड़ी सर्जन है, ऑपरेशंस करती हैं और मेडिकल के कैंप भी करते हैं। बड़े दोनों ही डॉक्टर हैं ये, और अच्छे लोग हैं। और ये मैं स्वदेशी सनातन संघ की टीम का सभी का सौभाग्य है कि इंटेलेक्चुअल डॉक्टर साहब भी हैं, इनकी धर्मपत्नी भी पूरी सेवाएं राष्ट्र के लिए समर्पण भाव से कार्य करते हैं। ये भी अब तक जम्मू कश्मीर में क्या क्या कार्य हुआ, बहुत बड़ी गोष्ठी इन्होंने जम्मू के अंदर कराई थी। स्वदेशी सनातन संघ की डुग्गर गौरव अध्यक्ष जी, मोहम्मद जी, सभी लोग गए थे, उसका भी एक संदेश गया, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। अपने शब्दों में ये भी कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में आज तक स्वदेशी सनातन संघ के बैनर के नीचे इन्होंने आज तक क्या क्या उपलब्धियां की हैं। अगर मात्र कह के सुनना और सुन के चलना अच्छा है, लेकिन उनका गुण करना और आगे मैं भी ऐसा करूं या ऐसा मैं बनूं या ऐसा मैं दिखूं, उसको इम्प्लीमेंटेशन करना, उसके बारे में भी चिंतन आप सभी लोगों को करना चाहिए, हम लोगों को भी करना चाहिए। अभी वहाँ खड़ा था मेरे अध्यक्ष से, मोहम्मद जी से, उसी बात के ऊपर वही मैं कह रहा था कि मंच पे बैठना, वहाँ बैठना, यहाँ बैठना, कपड़े क्या है क्या, वो श्रेष्ठ कार्य नहीं है। मेरे पास जो दायित्व है, 3 साल का दायित्व है, क्या मैंने किसी राज्य में संगठन खड़ा किया, ये उन्होंने क्या क्या कार्य किए, ये राष्ट्र का कार्य है, ये मेरा कार्य नहीं है, ये राष्ट्र का कार्य है। और भारत की पवित्र भूमि के ऊपर यहाँ के कार्यक्रम पूरा विश्व देख रहा है आज, इसलिए हम सब लोग भी उसमें 2 बूंद बने, इस टाइप का संदेश आज हम लोगों से जाना चाहिए। और मैं पूरी टीम को फिर दोबारा एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आयु में सब मेरे से छोटे ही हैं, मैं तो लगभग 65 का हो गया अभी, लेकिन फिर भी मैं इनसे रिक्वेस्ट करके ये कहूँगा कि हम तो अब लास्ट पड़ाव पे हैं, अगर नई पौध ना लगाइए राष्ट्र जीवित नहीं रहेगा, और राष्ट्र जीवित में रहेगा तो आप भी रहोगे। इसलिए अलग अलग माचिस की तिल्ली से अलग अलग दीपक जलाने की जरूरत नहीं है, एक तिल्ली से एक दीपक जला के दीपक से दीपक जलाओ। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये भारत में चलेगा नहीं, बिल्कुल दिमाग से निकाल दो ये बात। सभी भारतीय हैं,
सभी का खान पीन अलग अलग हो सकता है, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, उनके फूड अलग हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र की समर्पण भाव से सभी लोगों का बराबर का हक है। हम सब लोग मिलकर कार्य करें, इसी भावना के साथ हमें चलना पड़ेगा, तभी ये राष्ट्र इकट्ठा होगा, तभी ये अपना धर्मगुरु, राजगुरु या भारत महासंघ इसकी कल्पना हम लोग कर सकते हैं। जय श्री राम। सबको मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब ने मेरा परिचय दे दिया। मैं संदीप गुप्ता, जम्मू से, अध्यक्ष राष्ट्रीय संघ। मैं सबको धन्यवाद करता हूं, माननीय डॉक्टर दिनेश उपाध्याय जी, महामंत्री जी, मंच पे बैठे प्रधान और बाकी हमारे सब साथियों। मैं चाहता हूं कि आज की शुरुआत आप एक बार जोरदार मेरी श्रीनगर की टीम के लिए, कश्मीर की टीम के लिए तालियों के साथ करें। श्रीनगर की हमारी टीम ने रिकॉर्ड समय में जो हमने उनके साथ मंच पे साझा की थी जिम्मेवारियां, उनको पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी जिम्मेवारी के साथ, जितना हम चाहते थे उससे ज्यादा बढ़ चढ़ के निभाया है। और मैं यहाँ से मंच पे बैठ के उनको ये आश्वासन देता हूँ कि आप आगे बढ़िए, हमारा पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। श्रीनगर की परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग हैं। दिल्ली से ज्यादा पॉलिटिक्स वहां पे है, दिल्ली से ज्यादा चैलेंज है, मौसम से, भाषा के, हर चीज के चैलेंज है। लेकिन जिस ढंग से ये श्रीनगर की टीम, हमारी कश्मीर की टीम आगे बढ़ रही है, वो अपने आप में एक बहुत प्रशंसनीय कदम है। मैं इनके लिए इनको मुबारकबाद भी देता हूँ, हौसला अफजाई भी करता हूँ कि ऐसे ही काम करेंगे। मैंने इनको एक बात कही थी उस सभा में, आज भी यही बात कहूंगा, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें ये नहीं देखना कि देश ने हमें क्या दिया है, पहले हम जाके हमने देश को क्या दिया है, हम देश के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने प्रदेश के लिए क्या कर रहे हैं, तब अपेक्षा करें कि देश ने तो हमें सब कुछ दिया है। हमारा इस धरती पे भारत जैसे देश में जन्म लेना ही अपने आप में बहुत कुछ है। वो समय आ गया है कि ये चीजें अब नहीं चलने वाली हैं। मेरा बस से रहेगा कभी हो तो मैं तो ये जात पात हिंदू मुस्लिम बना दूं जो हिंदुस्तान में भारतीय है। अब इस सोच से उभरना होगा। अब AI की तरफ जा रहे हैं, 21वीं सदी की तरफ जा रहे हैं, तो हमें संयुक्त रूप से मिलकर कार्य करने होंगे। ऑलरेडी हम कर रहे हैं, लेकिन अब इसको एक दिशा और अपने आप में ये दिखाई दे। सूरज की चमक किसी को दिखाई नहीं जाती है, तो हमारे काम बोले, इस ढंग से बोलें कि हमारी पहचान अपने आप में हो जाए। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। जय श्री राम, जय भारत। वत्स जी एडवोकेट हैं और स्वदेशी सनातन संघ के दिल्ली के प्रदेश के अध्यक्ष में। आज इन्होंने लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। बहुत बड़ी मीटिंग इन्होंने रोहिणी का क्षेत्र में कराई गई थी, काफी लोग थे उसमें, हम लोग और भी सभी टीम के लोग गए थे, अच्छा कार्य किया। और आज संगठन दिल्ली के 14 जिले हैं, 14 जिलों में संगठन कितना खड़ा किया, प्रदेश की टीम बनी या नहीं बनी, और कार्य थोड़ा हो या संख्या कम हो, वो किसी के लिए माइनस पॉइंट नहीं जाता। 4 आदमी भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, या 100 आदमी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 भी जिले बने हैं तो अच्छा है, 1 भी बना है तो अच्छा है, कोई भी नहीं बना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी टीम बनाई नहीं बनाई तो आगे प्रयास करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग पारदर्शिता का ध्यान रखें, सच और तप के साथ हम लोग अपनी वाणी का संतुलन बना करके सही चीज परोसने का प्रयास करें, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, बिल्कुल निर्लोभ से, किसी द्वेष से या किसी लोभ लालच के परे होकर के राष्ट्र का कार्य करना, यही स्वदेशी सनातन संघ है। इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है, जैसा कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष बता करके गए हैं, गोवा की अभी आपको सारी बातें बताई है, अभी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बताएंगे क्या क्या किया है। आगे हम लोग इनसे प्रेरणा लेकर के अपने काम को खड़ा करें। और एक चीज आपको और कहता हूँ, अभावग्रस्त जीवन जीते हुए प्रतिकूल स्थिति में रहकर के कार्य को खड़ा करता है। जो लोग साधन संपन्न है, आर्थिक संपन्नता है या प्रतिकूल स्थिति, तो कोई भी काम कर लेगा, लेकिन अभावग्रस्त जीवन जीते हुए प्रतिकूल स्थिति में रहकर के कार्य को खड़ा करना, वो मील का पत्थर होता है। और इसमें कहने कोई अच्छी से नहीं, कश्मीर के लोगों ने वही कार्य किया है।
वहाँ स्थिति अनुकूल नहीं है, बहुत प्रतिकूल है जी, बहुत प्रतिकूल है। वहाँ जीवन में उसके लिए कार्यक्रम कैसे खड़ा होगा, लेकिन फिर भी कार्य किया है ना। इसलिए अध्यक्ष जी को फिर मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, शब्दों को बढ़ाना नहीं, अपनी तारीफ करनी नहीं, दूसरे के काम को बढ़ा के बोलना नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, जितना हुआ सच बोलना है। सारे घर के लोग हैं, ये कोई मंच नहीं है, हमारी घर की मीटिंग है। और ये भी कह सकते हैं मैं 2 जिले बनाऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 3 जिले बनाऊंगा, 14 जिले, हम सब लोग सहयोग करेंगे। सबसे पहले सभी को जय श्री राम। आज के दिन प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुए 1 वर्ष हो गया है। सबसे पहले मैं सभी को बोलूंगा, जोर से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, प्रभु के कार्य में चले हैं, प्रभु के आशीर्वाद से ही सारे कार्य को कर रहे हैं। सबसे पहले प्रभु का नाम लेना आवश्यक है, और कोई भी कार्य करने से पहले प्रभु को याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि हनुमान जी जब लंका में गए थे, तो लंकिनी जब खड़ी थी, तो एक मैं आपको दुआ भी बताऊंगा जब वो लंका में गए थे, जिसके लिए कोई भी मुश्किल कार्य करते वक्त कुछ भी कार्य आसान हो जाता है। प्रभु नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। इसका मतलब है कि प्रभु का नाम लेकर कोई भी कार्य आप करेंगे, उसमें आप हमेशा सफलता पाएंगे। बड़े से बड़ा कार्य छोटा लगने लगेगा। मैं डॉक्टर साहब को आज पूरे प्रदेश का विवरण देना चाहूंगा, थोड़े से शब्दों में कहूंगा। डॉक्टर साहब आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे सह संयोजक के रूप में श्री दुष्यंत जी, जिनके यहाँ बालाजी मंदिर में कार्यक्रम भी हुआ था, आप उनको अच्छे तरीके से जानते हैं। शाकिर हुसैन जी यहाँ मौजूद हैं, और कुलदीप शर्मा जी, जिनसे आप मिले भी थे, एडवोकेट हैं। कार्यकारिणी सदस्य हमारे विकास, कमल, अमन, विवेक, सत्यवत शुक्ला जी, शिवनाथ जी, पवन राणा। आपको कल पूरा वो ग्रुप में भी मैंने आपको सारा विवरण दे दिया है। एक बड़ा कार्यक्रम रखेंगे तो मैं हम सबको बुला भी लूंगा। और जिला आउटर में देवेंद्र सिंह नैन जी, जो कि अब हमारा संभाल रहे हैं। वेस्ट दिल्ली में नितिन शर्मा जी, आप शायद कोसंगीपुर गांव में आप गए भी थे, हम वहां मिले भी थे। स्वदेशी सनातन संघ की ओर से जो जो कार्य अभी तक हुए मैं आपको सारा विवरण दे देता हूँ। हमने अभी तक 15 आधार कार्ड कैंप नॉर्थ दिल्ली में लगवा चुके हैं, 3 हेल्थ कैंप चेक और 4 आई चेकअप कैंप और 4 डेंटल चेकअप फ्री कैंप, जो कि बालाजी हॉस्पिटल है, उनके थ्रू हम ये कार्य कर चुके हैं अभी तक। और अभी हमारे डीसीपी साहब से मीटिंग भी फिक्स हुई है, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें हमारे इशू जो मेन इशू दिल्ली के रहेंगे। जो आजकल जो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमें चल रही है दिल्ली के अंदर, जो कि फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, लोगों का पैसा ले लिया जाता है। और साइबर फ्रॉड हमारा मेन इशू है, जिसके लिए हमारी मीटिंग भी फिक्स हो चुकी है अभी। और उसके लिए मैं आपको डॉक्टर साहब पहले बता भी देता हूँ, अमित गोयल जी डीसीपी हमारे नॉर्थ दिल्ली के, उनसे हमारी मीटिंग हुई है। साइबर फ्रॉड के ऊपर हमारा बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लगाने वाले हैं, और जो जो समस्या है, जो जो इशू हैं साइबर फ्रॉड के ऊपर, उसको हम उसको समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली प्रदेश में वृक्षारोपण कार्य हमारा हुआ था, जिसमें आप गए भी थे। दिल्ली के अंदर पोल्यूशन बहुत है, तो वृक्षारोपण कार्य पोल्यूशन फ्री करने के लिए दिल्ली के लिए हमने चलाया, जिसमें अभी तक हम 500 पेड़ लगा चुके हैं, और जिसका डॉक्टर साहब ने ही इनॉग्रेशन किया था अगर हमारे दिल्ली में। अभी तक मैं आपको एक चीज और बताता हूं, मैं 4000 लोगों को नौकरी दे चुका हूं, 4000 लोगों को। मेरी मैन पावर की कंपनी है, जिसमें सिक्योरिटी हाउस कीपिंग के जरिए मैंने 4000 लोगों को अभी तक मैं रोजगार दे चुका हूं। वो भी भगवान का, प्रभु का आशीर्वाद है, उन्हीं के आशीर्वाद से हम चले हैं। और डॉक्टर साहब के नेतृत्व में हम आगे कार्य कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये सब डॉक्टर साहब के संरक्षण में सारी चीज हो रही है। डॉक्टर साहब का आशीर्वाद बना रहे, मैं चाहूंगा ऐसे ही कार्य करता रहूं डॉक्टर साहब के संरक्षण में। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पे हैं, किसी का परिचय ना हुआ हो तो वो एक बार परिचय जरूर दे दे। ये परंपरा है और अच्छा भी है कि सबको पता रहना चाहिए कौन व्यक्ति कहाँ से आया है, क्या उसका नाम है, ताकि
ये परिवार की तरह से जुड़ के कार्य करें, एक दूसरे का नंबर ले लें, मर्यादा में रह के एक दूसरे से काम करें, मिले, वहाँ जा सकते हैं, आ सकते हैं, एक दूसरे के कल्चर में ढल सकते हैं, एक दूसरे की भाषा को सीख सकते हैं, एक दूसरे के धर्म का भाषा का सम्मान कर सकते हैं। इन्हें परिचय सबका होना बहुत जरूरी है। देखो, संपर्क, संस्कार, समन्वय है, परिवार प्रबोधन, कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव, इन सब शब्दों की जिस दिन समाज के अंदर, भारत के अंदर काम होना शुरू हो जाएगा, इस राष्ट्र की भूमिका अलग बन जाएगी। इन शब्दों का हम लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से भी अपना ये समन्वय, संपर्क, सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, और एक सबसे बड़ा विषय है आदर्श संस्कारी परिवार। आगे मैं अध्यक्ष जी से, महामंत्री जी से और पूरी टीम से ये भी निवेदन करूंगा कि आगे हम लोग जब भी कोई कार्यक्रम करेंगे, आदर्श संस्कारी परिवार को मंच पे बुला के सम्मानित करना, कि उनके परिवार की कोई कंप्लेंट नहीं हुई, बच्चे संस्कारी हैं, माँ बाप के रिश्ते ठीक हैं, रिश्तों की मर्यादाएं भंग भी नहीं हुई, और एक दूसरे का आदर है। ऐसे संस्कारी परिवार को बुला करके मंच के ऊपर सम्मानित करे। कि क्या किसी बेटी की बाप ने शिकायत तो नहीं की, क्या धर्मपत्नी ने अपने पति की शिकायत तो नहीं की, या पति ने धर्मपत्नी की शिकायत तो नहीं की, बेटा और बेटियों ने माँ बाप का सम्मान कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऐसे कितने परिवार हैं ढूंढ के कि जिनके परिवार के अंदर संस्कार आज भी है, मर्यादाएं रिश्तों की नहीं टूटी, या अगर कमी आई है तो उन्होंने बचाने का प्रयास किया। ऐसे परिवारों को बुला करके सम्मानित करना, ये भी राष्ट्र का बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। ये स्वदेशी का, सनातन का ही कार्य है कि आदर्श संस्कारी परिवार हम लोग होंगे। इसलिए आज मैं अध्यक्ष जी भी हैं, बड़ा अच्छा मंच है, टीम है, ये भी मैं कहूँगा कि एक ही उसमें लिखे कि हम लोग आदर्श संस्कारी परिवार कौन है, हक के साथ, धर्म के साथ उनको ढूंढ के स्वदेशी सनातन से सम्मानित करें। तो अभी जिनका परिचय नहीं हुआ वो आकर के परिचय एक बार जरूर दे दें, सब लोग आ जाए जितने लिए। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, बहुत बड़ा विषय है। मैं एडवोकेट इमरान मलिक, दिल्ली से ही, गुरु जी के सानिध्य में है, बस इतना ही बहुत है मेरे लिए। जय श्री राम सभी को। भारत माता की आवाज ही नहीं है, बताइए। भारत माता की, भारत माता की। मेरा नाम एडवोकेट चंचल वत्स है, मैं दिल्ली प्रदेश से महामंत्री हूँ। वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, महिपाल जी के नेतृत्व में, देवेंद्र जी के नेतृत्व में और हमारे डॉक्टर साहब के नेतृत्व में हम एक और कार्यक्रम को करने जा रहे हैं, जिसे हम मार्च महीने से एक्टिवेट करेंगे। हमने सभी जिलों में कॉमन मिस्टेक्स देखी है, कैसे कैसे लोगों को समस्याएं आती है अपने लीगल काम को करवाने में। तो उसके लिए हम हर वीक में किसी ना किसी जिले में एक फ्री लीगल एड कैंप रखेंगे, जिसमें हमारे 15 से 20 एडवोकेट बैठेंगे, और जो कोई कंपाउंडेबल नेचर के ऑफेंस है, जिसके लिए पुलिस वाले उनको रोज परेशान करते हैं, उस चीज को उसी दौरान वही खत्म करवा देंगे। डीसीपी साहब के साथ इस चीज को लेकर हमारी मीटिंग चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या था कि पर्यावरण सबसे जरूरी है। साहब भी कह रहे थे, हमें पर्यावरण के लिए हरियाणा के 20 जिले हैं, 20 जिलों में से 11 जिलों में पर्यावरण के ऊपर जिला अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, और अपने स्वदेशी सनातन संघ के तहत हम 5 लाख पौधे लगा चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड है। और आगे आने वाले 5 लाख पौधे मई महीने और जून में 5 लाख पौधे और लगाने का लक्ष्य है। करीबन हम 11 लाख का ही टारगेट और एक अपने बीच में दीदी है, वो बताएंगे, और उन्होंने इतना अच्छा काम किया हिसार की जिम्मेवारी दीदी। उन्होंने श्री राम स्वदेशी सनातन संघ के नाम से सारे भाई इकट्ठे करके एक, जिसका कोई भी उनके लिए रोटी पानी की व्यवस्था का कार्यक्रम दिया। हमारे भी कोई भी अपने विचार रखना चाहे तो जरूर आए। एक
विचार विमर्श मीटिंग है जिसमें कोई भी आए अपने विचार रखिए। राजवीर जी आप आइए, आप अपने विचार रखिए। महेश जी, बहुत सारे लोग रहे हैं, सब लोग अपने विचार रखिए। मंचासी विद्युत मंडल सामने दीर्घा में बैठी बहुत ही सम्मानित महिला शक्ति, सभी सम्मानित जन। वैसे मैं बताऊं, मेरा अपना जीवन तो बड़ा बचपन से ही संघर्षशील रहा है। मैंने 95 में निर्वाचित ग्राम पंचायत चुनाव लड़ा, निर्वाचित सदस्य लगा। उसके बाद मैं 96 में पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, 96 में। उसके बाद सोशल वर्कर से जुड़ गया, सोशल वर्कर बहुत किया। उसके बाद राजनीतिक पॉलिटिक्स में बीएसपी की पॉलिटिक्स की। डॉक्टर साहब दिनेश उपाध्याय जी के संपर्क में मैं 7 साल पहले आया। इनका कंधे पर मेरे ऊपर हाथ रखना और मेरा अंदर ऐसा मतलब रेडिएशन सा प्रवेश किया कि मैं उसके बाद फिर पीछे मुड़कर दाएं बाएं नहीं, बस जैसे डॉक्टर साहब का आदेश होता है मैं उसको फॉलो करता रहता हूँ। मैं संगठन के लिए ज्यादा लंबी बड़ी बात नहीं करूँगा, सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। आप यहाँ सब बैठे हुए हैं, जिम्मेदारी चाहे वह मेरे प्रति है, चाहे आपके प्रति है, चाहे हमारे सीनियरों के प्रति है, जवाबदेही और जिम्मेदारी और पारदर्शिता, ये 3 चीज किसी भी संगठन को चलाने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जिम्मेदारी, जवाबदेही और पारदर्शिता, यदि ये नहीं होंगी तो संगठन कहीं ना कहीं उसमें फिर कुछ गड़बड़ है। तो मेरा निवेदन है, आदरणीय टीम से जो पूरी टीम बैठी हुई है, आप भी सब टीम के सदस्य हैं, तो जिम्मेदारी और जवाबदेही और पारदर्शिता हमारी बनी रहे। यदि हमारे से कोई पब्लिक आदमी कुछ पूछेगा तो उसको हमें जवाब देना पड़ेगा, वो काम नहीं चलेगा जवाब दिए बिना। यदि कोई पारदर्शिता वाली बात आए तो हमें पारदर्शिता भी रखनी पड़ेगी, इसमें स्पष्ट बताना पड़ेगा, और जो जिम्मेदारी मिले उस जिम्मेदारी को भी हमें निभाना पड़ेगा। लेता हूँ कि मैं श्रद्धा पूर्वक स्वदेशी सनातन संघ भारत के राष्ट्रीय विधि सलाहकार का कार्यपालन करता हूँ कि मैं अपनी पूर्ण योग्यता से संगठन के संविधान और विधि का संरक्षण और प्रतिरक्षण शब्दावली हेतु मैं देश जिले के नागरिकों और सनातनियों की सेवा और कल्याण में निहित रहूंगा। मैं अपने पद की मर्यादा एवं गोपनीयता के अनुसार स्वदेशी सनातन संघ भारत संगठन के पदाधिकारी के रूप में देश के सामान्य नागरिकों एवं समाज के प्रति अपने कर्तव्य श्रद्धापूर्वक एवं शुद्धता से निर्वहन करूंगा। संगठन में निस्वार्थ भाव से रहकर संगठन को मजबूत करने का कार्य करूंगा। वह मुझे संगठन के द्वारा जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, मैं उस जिम्मेदारी को तन मन धन व सच्चे मन से निर्वहन करूंगा तथा किसी भय या पक्षपात से बिना संगठन की नियमावली और उसकी संरचना अनुसार कर्तव्यों के प्रति निष्ठा एवं न्यायोचित दायित्वों का निर्वहन करूंगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये सारे सभी लोग अपने अपने यहाँ सब लोग सिग्नेचर करो। ये बोले जिन्होंने शपथ ग्रहण किया है सब लोग सिग्नेचर करो, अपना नाम लिखो, मोबाइल नंबर लिखो, जिसने शपथ लिखा है या शपथ दिलाई आपको। जिनके नियुक्ति हुई थी सबके सर्टिफिकेट हमने बनाए हैं ये। और संदीप गुप्ता जी, कहा डॉक्टर संदीप गुप्ता जी, आओ डॉक्टर साहब, ये आपके सिग्नेचर हैं, आप ये सर्टिफिकेट इन सबको दो। और एक बार इन्हें पढ़ के भी सुनाओ, जिसको दोगे पढ़ के भी सुनाना है। तो ये पेपर सब लोग वहाँ अपने ऑफिस में लगाएं, कहीं भी लगाएं, तो ये आगे आपका काम भी आ सकता है। ये जिसका नाम है जी, पढ़ करके इसको नहीं नहीं बोला, एक एक को बुलाओ। ओके, सिग्नेचर देखिए आप शपथ पे। माननीय सैयद नसरुल्लाह शाह जी, अहमद जी, सभी मीर ले लें, सभी मीर। ये पढ़ के सुनाओ पूरा, सभी मीर का है ना ये।
मुजफ्फर अहमद जी आइए। सबको माइक आगे करके मुजफ्फर अहमद जी जो भी है सबको बताओ क्या दे रहे हैं हमें। माइक को थोड़ा आगे कर दो। On the recommendation of Chief Patron of Swadeshi Sanatan Sangh Bharat, माननीय डॉक्टर दिनेश उपाध्याय जी, फॉर्मर मेंबर ऑफ Ministry of Student of Bharat, Shri Muzaffar Ahmad is nominated as the Senior Vice President. Give a big hand for him. मोहम्मद शफी मीर जी, प्रेसिडेंट श्रीनगर। ये कितने दे रहे हैं, एक बार बताओ पड़े किसके नाम है इनका। ये सारा टीवी चैनल पे भारत और नेपाल में दोनों जगह चलेगा ये उसी की वो कर रहे हैं सारा। नेपाल और भारत में दोनों कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। यादव ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धा पूर्वक स्वदेशी सनातन संघ भारत के राष्ट्रीय राज्य जिले के पद का कार्यपालन करती हूँ कि मैं अपनी पूर्ण योग्यता से संगठन के संविधान और विधि का संरक्षण और प्रतिरक्षण शब्दावली हेतु मैं देश राज्य जिले के नागरिक और सनातनियों की सेवा और कल्याण में निहित रहूंगी। मैं अपने पद की मर्यादा एवं गोपनीयता के अनुसार स्वदेशी सनातन संघ भारत संगठन के प्रधान देश के सामान्य नागरिकों का एवं समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगी। संगठन में निस्वार्थ भाव से रहकर संगठन को मजबूत करने का कार्य करूंगी। वह मुझे संगठन के द्वारा जो भी जिम्मेदारी मिली मैं उस जिम्मेदारी को तन मन धन एवं सच्चे मन से निर्वहन करूंगी तथा किसी भय या पक्षपात अनुराग द्वेष के बिना संगठन की नियमावली और उसकी संरचना के अनुसार कर्तव्यों के प्रति निष्ठा एवं दायित्वों का निर्वहन करूंगी। जय माता दी, जय भारत माता की, जय भारत। शपथ पत्र है तो मेंटेन रहेगा। संदीप गुप्ता ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं स्वदेशी सनातन संघ भारत के राष्ट्रीय राज्य जिले के पद का कार्यपालन करता हूँ कि अपनी पूरी योग्यता से संगठन के संविधान और विधि का संरक्षण और प्रतिरक्षण शब्दावली हेतु में देश राज्य जिले के नागरिकों की सेवा और कल्याण में निहित रहूंगा। मैं अपने पद की मर्यादा व गोपनीयता के अनुसार स्वदेशी सनातन संघ भारत के संगठन के पदाधिकारी के रूप में देश के सामान्य नागरिक व समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। संगठन में निस्वार्थ भाव से रहकर संगठन को मजबूत करने का कार्य करूंगा और मुझे संगठन के द्वारा जो भी जिम्मेवारी मिलेगी मैं उस जिम्मेवारी को तन मन धन व सच्चे मन से निर्वहन करूंगा तथा किसी भेद या पक्षपात अनुराग द्वेष से बिना संगठन की नियमावली उसकी सूचना के अनुसार कर्तव्य के प्रति निष्ठा व निर्वहन करूंगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मैं प्रदीप ईश्वर, सबको अपना नाम पढ़ना और साथ साथ ही पढ़ना चाहिए। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक स्वदेशी सनातन संघ भारत के राष्ट्रीय राज्य जिले के पद का कार्यपालन करता हूँ
कि अपनी पूर्ण योग्यता से संगठन के संविधान और विधि का संरक्षण और प्रतिरक्षण शब्दावली हेतु में देश, राज्य, जिले, नागरिकों और सनातनियों की सेवा और कल्याण में निहित रहूंगा। मैं अपने पद की मर्यादा एवं गोपनीयता के अनुसार स्वदेशी सनातन संघ भारत संगठन के पदाधिकारियों के रूप में देश के सामान्य नागरिकों एवं समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं श्रद्धा अंतकरण से निर्वहन करूंगा। संगठन में निस्वार्थ भाव से रहकर संगठन को मजबूत कार्य करूंगा। वह मुझे संगठन के द्वारा जो भी जिम्मेदारी मिलेगी मैं उस जिम्मेदारी को तन मन में सच्चे मन से निर्वहन करूंगा तथा किसी भय व पक्षपात, अनुराग, द्वेष के बिना संगठन की नियमावली और उसकी संरचना के अनुसार कर्तव्यों के प्रति निष्ठा नियोजित दायित्वों का निर्णय करूंगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक स्वदेशी सनातन भारत के राज्य जिले के पद का कार्यपालन करता हूँ। अपनी योग्यता से संगठन के संविधान और विधि का संरक्षण, प्रतिरक्षण शब्दावली हेतु मैं देश, राज्य, जिले, नागरिकों, सनातनियों की सेवा कल्याण में निहित रहूंगा। मैं अपने पद की मर्यादा एवं गोपनीयता के अनुसार स्वदेशी सनातन संघ भारत के संगठन पदाधिकारी के रूप में देश के सामान्य नागरिकों, समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। संगठन में विश्वास भाव से रहकर संगठन को मजबूत करने का कार्य करूंगा। वह मुझे संगठन के द्वारा जो भी जिम्मेदारी दी मैं उस जिम्मेदारी को तन मन धन से सच्चे मन से निर्वहन करूंगा तथा किसी भय या पक्षपात, अनुराग, द्वेष के बिना संगठन की नियमावली उसकी संरचना के अनुसार कर्तव्यों के प्रति निष्ठा न्यायोचित दायित्व का निर्वहन करूंगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय की जय। मैं ईश्वर सनातन संघ राष्ट्रीय राज्य जिले के पद का कार्यपालन करता हूँ कि मैं अपनी पूर्ण योग्यता के से संगठन के संविधान और विधि संरक्षण और मैं अपने पद की मर्यादा अधिकारी के रूप में देश के सम्मान कर्तव्यों का थोड़ा जोर से बोल बेटा, आवाज है ना, संगठन के जोर से बोल, धीरे धीरे बोल, और जोर से बोल। निस्वार्थ संगठन के द्वारा जो भी जिम्मेदारी मिलेगी मैं उसे जिम्मेदारी को तन मन धन व सच्चे मन से निर्वाह करूंगा तथा किसी भी भय या पक्षपात, और संरचना के निष्ठा भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। विषय को डॉक्टर देवनाथ जी देखेंगे। वैसे तो त्रिपुरा में प्रोफेसर है ये, भारत सरकार का एक यूनिवर्सिटी है, मैं त्रिपुरा में गया था एक कार्यक्रम में, तो वहाँ से परिचय हुआ। प्रोफेसर है, यूनिवर्सिटी के अंदर है, लेकिन सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद भी उन्होंने इच्छा जाहिर की कि नहीं, मैं पर्यावरण का कार्य भारत के अंदर से स्वदेशी के नीचे कार्य करूंगा। तो मैंने अध्यक्ष जी को बोला है कि नहीं, बातचीत करके पर्यावरण का महत्वपूर्ण और विशेष कार्य है, यदि आज इनकी नियुक्ति स्वदेशी के अंदर हुई है, पूरे भारत का पर्यावरण का कार्य देखेंगे। शुभकामनाओं के साथ शपथ ग्रहण समारोह उनका हुआ ही है, और इस कार्य को भी देखेंगे। आप भविष्य में पूरे भारत के अंदर अपनी टीम खड़ी करें, अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अपना कार्य करें। राष्ट्र का सभी एक अंशदान ये भी पूर्ण हो जाएगा कार्यक्रम के अंदर। और अभी भोजन का समय है और सब लोग भोजन करेंगे, और भोजन करने का समय 2 बजे तक है, 1 से 2 का है। 2 बजे सभी लोग प्रयास करें कि 2 बजे से पहले भोजन करके वो सभी लोग यहाँ बैठे। कार्यक्रम फिर आगे भी सुचारू रूप से चालू रहेगा। कई महत्वपूर्ण विषय
और रहने वाले हैं। आप सब लोगों के विचार भी लिए जाएंगे, इसलिए अभी ये मध्यान्ह रहेगा भोजन के लिए सभी लोग नेपाली कलाकार लेके, क्योंकि नेपाल की जो फिल्म इंडस्ट्री है उनमें इनका अच्छा एक रुतबा है और बड़ी जल्दी गोरखा जिला गोरखा पहाड़ से कैसे खिचड़ी की यात्रा शुरू हुई, कब वैष्णो देवी काली माता जी ने खिचड़ी बनाई, कब गोरखनाथ के लिए भेजी, वो पूरा चित्रण जो पुस्तकों में नहीं आया वो ये चलचित्र के द्वारा भारत और नेपाल में लेके आएंगे बहुत जल्दी। इसलिए इनके संपर्क में रहे, काफी इनको कलाकारों की जरूरत पड़ेगी। कोई बच्चा या बच्ची शकल सूरत के हिसाब से, आवाज के हिसाब से, एक्टिंग के हिसाब से कहीं इसका लाभ हो जाए तो ये इस कार्य को बहुत जल्दी करने वाले हैं, जिसका भी जहाँ भला हो जाए, क्योंकि राष्ट्र में नाम रहेगा, अच्छा रहेगा। तो इनका भी सभी लोग नंबर भी ले लें और इनसे मैं गोरखा भी जा रहा हूँ, गोरखा भी जा रहा हूँ। और अभी ये गोरखनाथ भी जाएंगे खिचड़ी की यात्रा में, फिर गोरखा पहाड़ जाएंगे और शूटिंग करके आएंगे। ये तो बहुत जल्दी डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे इस विषय के लिए। और उसमें मैं इनको ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये परंपरा जो बंद थी वो भारत के कुछ लोगों ने जाकर के परंपरा वहाँ से स्टार्ट की, काफी महत्वपूर्ण प्रयास करके स्टार्ट हुआ, तो मामूली काम नहीं था और बिना सरकार के सहयोग के किए। इसलिए बहुत बड़े बड़े कार्य इन लोगों के द्वारा हुए और ये आगे परंपरा चलती रही। वो आपके हाथों में होता है कि परंपरा चलती रही। जो चीज हम लोगों ने शुरू की उसको मरने मत देना। को बुलाया, राजन साहब को बुलाया, अध्यक्ष जी को लेकर नेपाल गए, वहाँ सब देश का अध्यक्ष बना करके फिर खिचड़ी की यात्रा की। किसके लिए कर रहे हैं सब चीज? इसीलिए ताकि राष्ट्र जीवित रहे, परंपरा जीवित रहे और हमारे संस्कार जीवित रहे, मात्र इतना ही है। लेकिन वो कब दम तोड़ती है कि आगे अपने बच्चों को, आगे आने वाली पीढ़ी को हम लोग जागृति पैदा करें। खींचना है भारत माता की जय, भारत माता की जय। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप देख रहे हैं एनबीआई न्यूज, मैं हेमंत अधिकारी। आज हम स्वदेशी सनातन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महिपाल सिंह जी, महिपाल जी आपका एनबीआई न्यूज स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। महिपाल जी, वास्तव में आपका जो संस्था है वास्तव में एक राष्ट्र के लिए आप काम कर रहे हैं और कई प्रांतों से आज कार्यक्रम भी हुआ, बहुत अच्छा रहा। तो इस विषय में खासतौर में हमारे दर्शक जो यहाँ मौजूद नहीं हो पाए, पूरे वर्ल्ड के लोग देखें, इस विषय में आपकी संस्था के बारे में विचार। आज दिल्ली की पावन धरा पर हमने 11 जनवरी को स्वदेशी सनातन संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की संगोष्ठी की। हमारे स्वदेशी सनातन संघ का उद्देश्य है सनातन संस्कृति को आत्मसात करना और राष्ट्र प्रेम की भावना की अलग जगाना। मुख्य उद्देश्य हमारे स्वदेशी सनातन संघ का उद्देश्य स्वदेशी, स्वदेशी का मतलब है हमारी स्वदेशी संस्कृति को आत्मसात करना। वस्तुओं को अपनाने से कुछ नहीं होगा स्वदेशी, जब तक हम स्वदेशी सनातन संस्कृति को नहीं अपनाएंगे तब तक राष्ट्र हमारा आगे नहीं बढ़ेगा। और सनातन का अर्थ है मानव, और कह सकते हैं जीव कल्याण से। जहां मानव कल्याण है वही जीव कल्याण, और जिस देश में मानव कल्याण और जीव कल्याण छुपा है वही सनातन संस्कृति है। और संघ का अर्थ है हमारा राष्ट्र भक्तों की टोली तैयार करना। स्वदेशी सनातन संघ भारत के साथ साथ नेपाल में भी कार्य कर रहा है, नेचुरोपैथी पे भी कार्य कर रहा है, प्राकृतिक चिकित्सा पे भी कार्य कर रहा है, योग के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, मानव सेवा पे कार्य कर रहा है, चिकित्सा क्षेत्र में काम कर रहा है। पूर्वोत्तर में, केरल में, हर राज्य में हमारी टीम है। और मुख्य उद्देश्य भारत को सशक्त बनाना है, समृद्ध बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, तभी हम विश्व गुरु भारत बनेंगे। यही हमारा संकल्प लेके सभी के साथ बढ़ रहे हैं। आप भी स्वदेशी सनातन संघ के राष्ट्रव्यापी अभियान में जुड़िए, चाहे आप भारत से हो या नेपाल से। दोनों का मूल उद्देश्य यह है कि इस देश की सनातन संस्कृतियों को मजबूत करना और हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना। महिपाल जी, बात करूँ, बहुत अच्छी बात आपसे बताई, लेकिन कई बार सनातन चाहे नेपाल में चाहे भारत में वो एकत्रित होने की बजाय कहीं ना कहीं खंडित है तो साथ में, लेकिन अलग अलग हो रहे हैं। वो एकत्रित कैसे किया जा सकता है? देखिए, त्रेता युग हो या सतयुग हो, सब युगों में देखा है कि जब कुछ अच्छा कार्य होता है तो कुछ राक्षसी शक्तियां दूर करने की कोशिश करती हैं, और जब राक्षसी शक्तियां दूर करती हैं तो हम सब लोगों को मिलकर रहना पड़ता है।
चाहे देखिए लोग हमें बांटते हैं राजनीति के आधार पे। सनातन का अर्थ यहाँ पर ये नहीं है कि हम सनातन है तो हमारे साथ और कोई धर्म वाले नहीं है। सनातन का अर्थ मैं कहता हूँ कि सनातन का अर्थ होता है चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी प्रांत का हो, किसी भी देश का हो। सनातन का अर्थ मानव कल्याण और जीव कल्याण। जिस धर्म के अंदर मानव कल्याण की सोच छुपी है वही सनातन है। चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो कोई भी सिख हो, चाहे वो कोई भी धर्म हो, अगर मानव कल्याण है तो उसके अंदर सनातनी सोच है। इसे एकत्रित करने के लिए सबसे पहले हमें स्वयं का ज्ञान होना चाहिए। अगर हम स्वयं अपने आप में बदलाव ला सकते हैं तो हम राष्ट्र भक्तों की टोली तैयार कर सकते हैं और सनातन धर्म की चीजों को क्या कर सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं। सबको मिलकर चलना पड़ेगा। अंतिम में खासतौर में अपने संस्था के लोग भी हैं और तमाम लोगों को संदेश देते हुए 2 शब्द मैं सभी से कहूंगा कि आज विखंडित तो होने की जरूरत नहीं है, आज एकत्रित होने की जरूरत है। एकत्रित होना है हमें विचारों से, एकत्रित होना है हमें संस्कृति से, एकत्रित होना है हमें भाईचारे से। आज हमें राजनीति से विखंडित नहीं होना है, आपसी व्यवस्था से विखंडित नहीं होना है, हमें अपनी संस्कृति से एकत्रित होना है। और इस संस्कृति को एकत्रित करेंगे तभी हम अपने राष्ट्र को उन्नत करेंगे और उन्नत राष्ट्र ही हमें विश्व गुरु के लिए तैयार करेगा। और निश्चित ही जब हम एकत्रित होंगे तो भारत आत्मनिर्भर होगा, आत्मनिर्भर होगा तो सशक्त भारत होगा, सशक्त होगा समृद्ध होगा, और समृद्ध होगा तो सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर वाला भारत हम बनाएंगे। यही कामना के साथ सभी को जय श्री राम, जय हिंद, जय। बिल्कुल, एनवीए न्यूज के लिए बहुत बहुत समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हेमंत जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। उद्योग हमें वापस से शुरू करना चाहिए स्वदेशी के उससे। और दूसरा पॉइंट, जो जिस फील्ड को मैं बिलोंग करती हूँ, ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, हमारे लिए चीज़ बेनिफिट भी है उसका बहुत सारा, जैसे AI अभी आ गया है तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिट है, पर उसके बहुत सारे लॉस भी हैं। हम खुद इतने फ़ोन एडिक्ट हो चुके हैं कि हम अपने बच्चों को कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। तो बेसिकली बस ये है कि हम खुद भी थोड़ा अपने फ़ोन से और टेक्नोलॉजी से हम उसका यूज़ करें, पर हम जितना मिसयूज़ करने लग गए, अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते हैं, तो उस चीज़ को हम थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए अपने ऊपर भी कंट्रोल करें तो हम अपने बच्चों को भी कंट्रोल कर पाएंगे। थैंक यू। अभी हमारे सामने दीप्ति जी ने अपना उद्बोधन दिया। सबसे पहले दीप्ति जी को बहुत बहुत साधुवाद कि पिछले कई समय से वो संगठन से जुड़ी हुई हैं और राष्ट्रीय पदाधिकारी में अपने भूमिका निभा रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक बिटिया का लालन पालन पोषण कर रही है, उसके बावजूद भी भारतवर्ष में कहीं भी कार्यक्रम होता है तो वो अपना घर को छोड़कर, अपना जो अन्य प्रकार का जो है व्यवसाय है या जो भी निजी जीवन में चल रहा है उसे छोड़कर इस कार्यक्रम में वो आती है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग तो पुरुष हैं, कभी भी कहीं से चले आते हैं, लेकिन महिला को घर छोड़कर यहाँ तक आना एक सबसे बड़ी बात होती है। तो इस नारी शक्ति के लिए भी मैं कहूँगा सब लोग का जोरदार ताली बजाकर कार्यक्रम करें। अब हमारे बीच में विशाल वत्स जी हैं जो दिल्ली प्रदेश को देख रहे हैं। विशाल जी से कहूँगा आप आइए और अपना उद्बोधन करिए। और विशाल जी उद्बोधन के साथ साथ आपको ये भी बताना है कि संगठन के अंदर कितने दिन कार्य करते हुए अब तक कितना कार्य संगठन का हुआ है, कितने जिलाध्यक्ष बने हैं, कितनी मीटिंग्स की हैं। आपका भाषण नहीं होगा, संगठन ने अब तक क्या क्या कार्य किया सारा गिनवाएंगे।